लक्ष्मण की छाती पर जब शक्तिबाण लगा होगा तो जरूर उनका चेहरा भयंकर दर्द से सिकुड़ गया होगा, लेकिन गुरुचरण का चेहरा शायद उससे भी ज्यादा विकृत और टूटा फूटा नजर आया। जब अलस सुबह अंतःपुर से यह खबर आई कि घर की गृहिणी ने अभी अभी बिना किसी बाधा विघ्न के राजी खुशी 5वीं कन्या रत्न को जन्म दिया है। गुरुचरण 60 रुपए तनख्वाह का बैंक क्लर्क था, इसलिए उसका तन बदन जैसे ठेके की गाड़ी के घोड़े की तरह सूखा सूखा शीर्ण था। उसके चेहरे मोहरे और आंखों में भी उस जानवर की तरह ही निष्काम, निर्विकार, निर्लिप्त भाव। इसके बावजूद आज यह भयंकर शुभ संवाद सुनकर उनके हाथ का हुक्का हाथ में ही रह गया। वे अपनी जीर्ण पैतृक तकिया से टिक कर बैठ गए। उनमें इतना जोर भी न रहा कि वे लंबी सी उसास भी ले सके। यह शुभ संवाद लेकर आई थी उनकी तीसरी बेटी 10 वर्षीय अन्ना काली। चलो बापू, चलो ना देखने। बेटी का मुखड़ा निहारते हुए गुरुचरण ने कहा, बिटिया जरा एक गिलास पानी तो लाना, प्यास लगी है। बेटी पानी लेने चली गई। उसके जाते ही गुरुचरण को सबसे पहले प्रसूति खाने के सैकड़ों खर्च का ख्याल आने लगा। उसके बाद उनकी आंखों के आगे स्टेशन की वह भीड़ तैर गई। स्टेशन पर गाड़ी पहुंचते ही ट्रेन का दरवाजा खुला पाते ही जैसे तीसरे दर्जे के मुसाफिर अपना पोटला पोटली संभाले पागलों की तरह लोगों को कुचलते पीसते उछल कूद कर बाहर आते रहते हैं, उसी तरह मार मार का शोर मचाते हुए उनके दिमाग में चिंता परेशानियों का रेला लहराने लगा। उन्हें याद आया पिछले साल अपनी दूसरी बेटी की शादी के वक्त बहु बाजार स्थित यह 2 मंजिला शरीफ आशियाना भी बंधक रखा जा चुका है और उसका 6 महीने का ब्याज चुकाना अभी तक बाकी है। दुर्गा पूजा में अब सिर्फ महीने भर की देर है। मंझली बेटी के यहाँ उपहार वगैरह भी भेजना होगा। दफ्तर में कल रात 8 बजे तक डेबिट क्रेडिट का हिसाब नहीं मिल पाया। आज दोपहर 12 बजे अंदर सारा हिसाब विलायत भेजना ही होगा। कल बड़े साहब ने हुक्म जारी किया है कि मैले कुचैले कपड़े पहनकर कोई दफ्तर में नहीं घुस सकेगा, जुर्माना लगेगा, जबकि पिछले हफ्ते से धोबी का अता पता नहीं है। घर के सारे कपड़े लत्ते समेटकर शायद वह 9-2-11 हो गया है। गुरुचरण से अब टिककर बैठा भी नहीं गया। हाथ का हुक्का ऊंचा उठाकर वे अधलेते हो आए। वे मन ही मन बुदबुदा उठे, हे भगवान, इस कलकत्ता शहर में हर रोज कितने ही लोग गाड़ी घोड़े तले कुचले जाकर अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। वे लोग तुम्हारे चरणों में क्या मुझसे भी ज्यादा अपराधी हैं? हे दयामय, मुझ पर दया करो, कोई भारी भरकम मोटर ही मेरी छाती पर से गुजर जाए। अन्ना काली पानी ले आई। लो बापी, उठो, मैं पानी ले आई। गुरुचरण उठ बैठे और गिलास का सारा पानी एक ही सांस में पी गए। हाँ हाँ, ले बेटिया, गिलास लेती जा, उन्होंने कहा। उसके जाते ही गुरुचरण दोबारा लेट गए। ललिता कमरे में दाखिल हुई। मामा चाय लाई हो, चलो उठो। चाय का नाम सुनकर गुरुचरण दोबारा उठ बैठे। ललिता का चेहरा निहारते हुए उनकी आधी परेशानी हवा हो गई। रात भर जगी रही ना बिटिया, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ। ललिता सकुचाई सी मुस्कान बिखेरते हुए उनके करीब चली आई। रात को मैं ज्यादा देर नहीं जागी मामा। इस जीर्ण शीर्ण, चिंता फिक्रग्रस्त, अकाल बूढ़े मामा के मन की गहराइयों में टीसती हुई व्यक्त पीड़ा का इस घर में उसे बढ़कर और किसी को एहसास नहीं था। गुरुचरण ने कहा, कोई बात नहीं, आ मेरे पास आ। ललिता उनके करीब आ बैठी। गुरुचरण उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। अचानक उन्होंने कहा, अपनी इस बिट्टी को किसी राजा के घर दे पाऊं तो समझूंगा, काम जैसा काम किया। ललिता सिर झुकाए झुकाए प्याली में चाय उड़ेलने लगी। गुरुचरण ने अपनी बात जारी रखी, अपने इस दुखियारे मामा की यहां तुझे दिन रात जी तोड़ मेहनत करना पड़ती है न बिट्टू? ललिता ने सिर हिलाकर कहा, रात दिन मेहनत की क्या बात है मामा, सभी लोग काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। उसकी इस बात पर गुरुचरण हंस पड़े। चाय पीते पीते उन्होंने पूछा, हाँ तो ललिता, आज खाने वाने का क्या होगा बिट्टी? ललिता ने सिर उठाकर जवाब दिया, क्यों मामा, मैं पकाऊंगी ना। गुरुचरण ने अचकचाकर कहा, तू पकाएगी बिटिया, तुझे पकाना आता है? आता है मामा, मामी से मैंने सब सीख लिया है। गुरुचरण ने चाय की प्याली रख दी
और उसे गले लगाते हुए पूछा, सच्ची? सच्ची, मामी बता देती है, मैं पकाती हूँ, कितने ही दिनों तो मैंने ही पकाया है। ये कहते हुए ललिता ने सिर झुका लिया। उसके झुके हुए सिर पर हाथ रखकर गुरुचरण ने उसे खामोश आशीर्वाद दिया। उनकी एक गंभीर चिंता दूर हो गई। ये घर गली की नुक्कड़ पर ही स्थित था। चाय पीते पीते उनकी निगाह अचानक खिड़की के बाहर जा पड़ी। गुरुचरण ने चीख कर आवाज लगाई, शेखर, ओ शेखर, सुन, जरा सुन जा। एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ सुदर्शन नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। आओ बैठो, आज सवेरे अपनी काकी की करतूत शायद सुनी होगी। शेखर के होठों पर मंद मंद मुस्कान झलक उठी। करतूत क्या, लड़की हुई है, बस यही बात है ना? एक लंबी उसास फेंककर गुरुचरण ने कहा, तुमने तो कह दिया बस यही बात, लेकिन यह किस हद तक बस यही बात है, सिर्फ मैं ही जानता हूं रे। ऐसा न कहीं काका काकी सुनेंगी तो बहुत दुखी होंगी। इसके अलावा भगवान ने जिसे भेजा है उसे ही लाड़ दुलार से अपना ले, शेखर ने तसल्ली दी। पल भर को खामोश रहने के बाद गुरुचरण ने कहा, लाड़ दुलार करना चाहिए, यह तो मैं भी जानता हूं, लेकिन बेटा भगवान भी तो इंसाफ नहीं करते। मैं ठहरा गरीब मानस, मेरे घर में इतनी भरमार क्यों? ये घर तक तुम्हारे बाप के पास रेहन पड़ा है। खैर, पड़ा रही, मुझे इसका दुख नहीं है शेखर, लेकिन हाथों हाथ ही देख लो ना बेटा, ये मेरी ललिता है, बिन माँ बाप की सोने की गुड़िया। ये सिर्फ राजा के घर ही सजेगी। इसे मैं अपने जीते जी कैसे जिस तिस के हाथ में सौंपूं बताओ? राजा के मुकुट में वह जो कोहिनूर जगमगाता है, वैसा कई कोहिनूर जमा करके मेरी इस बेटी को तौला जाए तो भी इसका मोल नहीं हो सकता। लेकिन ये कौन समझेगा? पैसों के अभाव में ऐसी रतन को मुझे बहा देना होगा। तुम ही बताओ बेटा, उस वक्त छाती में कैसा तीर चुभेगा? 13 साल की हो गई, लेकिन मेरे हाथ में 13 पैसे भी नहीं है कि इसका कोई रिश्ता तक तय नहीं कर पा रहा हूं। गुरुचरण की आंखों में आंसू छलक आए। शेखर खामोश रहा। गुरुचरण ने अगला वाक्य जोड़ा, सुनो शेखरनाथ, अपने यार दोस्तों में ही तलाश करना बेटा, अगर इस लड़की की कोई गति कर सके। सुना है आजकल बहुतेरे लड़के रुपये पैसे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ लड़की देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। ऐसा कोई लड़का सहयोग से मिल जाए शेखर, तो मैं कहता हूं मेरे आशीर्वाद से तुम राजा होगे। और क्या कहूं बेटा, इस मोहल्ले में तुम लोगों के ही आश्रय भरोसे हो। तुम्हारे बाबूजी मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही देखते हैं। शेखर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, देखूंगा। देखो बेटा, भूलना नहीं, ललिता ने तो 8 साल की उम्र से तुमसे ही पढ़ना लिखना सीखा है, इंसान बन रही है। तुम भी तो देख रहे हो वह कितनी बुद्धिमती है, कितनी शांत शिष्ट है। बुंदकी भर लड़की, आज से वही हमारे यहाँ पकाएगी, परोसेगी, देगी, सहेजेगी। अब से सब कुछ उसके जिम्मे। उस पल ललिता ने एक बार नजरें उठाकर झट से झुका ली। उसके होंठ के दोनों कोर ईषत फैलकर रह गए। गुरुचरण ने फिर एक लंबी उसास छोड़कर कहा, इसके बाप ने ही क्या कम रोजगार किया, लेकिन सारा कुछ इस ढंग से दान कर गया कि इस लड़की के लिए कुछ नहीं रख गया। शेखर खामोश रहा। गुरुचरण खुद ही दोबारा बोल उठे, वैसे कुछ भी रखकर नहीं गया, ये भी कैसे कहूं। उसने जितने सारे लोगों का जितना जितना दुख मिटाया, उसका सारा पुण्य मेरी इस बेटी को सौंप गया, वरना इतनी नन्ही सी बच्ची ऐसी अन्नपूर्णा हो सकती है भला? तुम ही बताओ शेखर, ये सच है या नहीं? शेखर हंस पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जाने के लिए उठने ही वाला था। इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे थे? उन्होंने पूछा। बैरिस्टर के यहां एक केस के सिलसिले में। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। गुरुचरण ने उसे फिर याद दिलाया, मेरी बात जरा याद रखना बेटा, वह जरा सांवली जरूर है, लेकिन ऐसी सूरत शक्ल, ऐसी हंसी, इतनी दया माया दुनिया भर में खोजते फिरने पर भी किसी को मिलेगी? शेखर ने सहमति में सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उस लड़के की उम्र 25-26, एमए पास करने के बाद अब तक अध्यापन में लगा रहा। पिछले वर्ष एटॉर्नी बन गया। उसके पिता नवीन राय का गुड़ का कारोबार था। लखपति बन जाने के बाद इधर कुछ एक सालों से कारोबार छोड़कर घर बैठे तिजारती का धंधा शुरू कर दिया है। बड़ा बेटा वकील, यह शेखर नाथ उनका छोटा बेटा है। मोहल्ले की छोर पर उनका विशाल 3 मंजिला मकान
शान से सिर उठाए खड़ा है। उसी मकान की खुली छत से सटी हुई गुरुचरण की छत है, इसलिए दोनों परिवारों में बेहद आत्मीयता जुड़ गई थी। घर की औरतें इसी राह आना जाना करती थी। काफी लंबे अरसे से श्याम बाजार के किसी अमीर घराने के साथ शेखर के विवाह की बातचीत चल रही है। उस दिन जब वे लोग देखने आए तो उन लोगों ने अगले माघ का कोई शुभ दिन तय करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शेखर की मां ने इनकार कर दिया। उन्होंने मेहरी के जरिए मर्दाने में यह कहला भेजा कि लड़का जब खुद लड़की देखकर पसंद कर आए तभी यह विवाह संभव है। नवीन राय की नजर सिर्फ दौलत पर थी। गृहिणी की इस टाल मटोल से वे नाराज हो उठे। यह कैसी बात, लड़की को देखी भाली है, बातचीत पक्की हो जाने दो, उसके बाद सगाई के दिन अच्छी तरह देख लेना। लेकिन गृहिणी राजी नहीं हुई। उन्होंने पक्की बातचीत करने से मना कर दिया। उस दिन नवीन राय इस कदर नाराज हुए कि खाना भी काफी देर से खाया और दोपहर को वे बाहर वाले कमरे में ही सोए। शेखर नाथ ईशत शौकीन तबीयत का शख्स था। वह तीसरी मंजिल के जिस कमरे में रहता था वह काफी सजा हुआ था। करीब 5-6 दिन बाद एक दिन दोपहर को जब वह अपने कमरे के बड़े से आईने के सामने खड़ा खड़ा लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो रहा था, ललिता कमरे में दाखिल हुई। कुछ एक पल उसकी तरफ खामोश निगाहों से देखते हुए उसने कहा, सुनो, जरा अच्छी तरह सजा बजा तो दो ताकि बीबी पसंद कर ले। ललिता हंस पड़ी। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है शेखर दा, मैं रुपए लेने आई हो। इतना कहकर उसने तकिए के नीचे दबी चाबी निकाली और अलमारी खोलकर दराज से कुछ रुपए निकालकर गिने। रुपए आंचल में बांधकर उसने स्वगत ही कहा, जरूरत के वक्त रुपए ले तो जाती हो, मगर इतना सब शोध कैसे होगा? शेखर ने ब्रश फेरकर एक तरफ के बाल बड़े जतन से ऊंचे किए और पलटकर ललिता की ओर मुखातिब हुआ। शोध होगा नहीं, हो रहा है। ललिता को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसकी आंखें शेखर के चेहरे पर गड़ी रही। यो, देख क्या रही हो, समझ में नहीं आया? ना, ललिता ने इनकार में सिर हिला दिया। जरा और बड़ी हो जाओ तब समझ जाओगी। इतना कहकर शेखर ने जूते पहने और कमरे से बाहर निकल गया। रात को शेखर कोच पर चुपचाप लेटा हुआ था। अचानक उसकी मां कमरे में दाखिल हुई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। मां तख्त पर बैठ गई। लड़की देखी कैसी है रे? अच्छी, मां के चेहरे की तरफ देखते हुए शेखर ने जवाब दिया। शेखर की मां नाम भुवनेश्वरी, उम्र लगभग 50 के करीब आ पहुंची थी, लेकिन तन बदन इतना कसा हुआ, इतना खूबसूरत कि वे 35-36 से ज्यादा की नहीं लगती थी। ऊपर से उनके ऊपर आवरण के अंदर जो मात्र हृदय मौजूद था वह और भी ज्यादा नया और कोमल था। वे गांव देहात की औरत, वे गांव देहात में पैदा हुई, वही पली बड़ी बड़ी हुई, लेकिन शहर में भी कभी किसी दिन भी बेमेल नहीं नजर आई। जैसे उन्होंने शहर की चुस्ती फुर्ती, जीवंतता और आचार व्यवहार उन्मुक्त भाव से ग्रहण कर लिया, उसी तरह अपनी जन्मभूमि की निबिड़ निस्तब्धता और माधुर्य भी उन्होंने नहीं खोया। यह मां शेखर के लिए कितना विराट गर्व थी, यह बात उसकी मां भी नहीं जानती थी। ईश्वर ने शेखर को काफी कुछ दिया था, अनन्य सेहत, रूप, ऐश्वर्य, बुद्धि, लेकिन ऐसी मां की संतान हो पाने का सौभाग्य को वह समूचे तनमन से ऊपर वाले का सबसे बड़ा दान मानता था। अच्छी, कहकर तू चुप क्यों हो गया? मां ने पूछा। शेखर ने दोबारा हंसकर सिर झुका लिया। तुमने जो पूछा वही तो बताया। मां भी हंस पड़ी। कहाँ बताया? रंग कैसा है घोड़ा, किसके जैसी है? हमारी ललिता जैसी। शेखर ने सिर उठाकर जवाब दिया। ललिता तो काली है मां, उससे तो गोरी है। चेहरा मोरा, आंखें कैसी है? वह भी बुरी नहीं, तू घर के कर्ता से कह दो। इस बार शेखर खामोश रहा। कुछ एक पल बेटे का चेहरा पड़ते हुए मां ने अचानक सवाल किया। हाँ रे, लड़की पढ़ी लिखी कितनी है? वह तो मैंने नहीं पूछा मां। मां एकदम से ताज्जुब में पड़ गई। ये कैसी बात है रे? जो आजकल तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वही बात पूछकर नहीं आया। शेखर हंस पड़ा। नहीं मां, ये बात तो मुझे याद ही नहीं रही। बेटे की बात सुनकर अब वे बाकायदा विस्मित हो उठी और कुछ एक पल उनकी निगाहें बेटे के चेहरे पर गड़ी रही। अचानक वे हंस पड़ी। यानी तू वहां ब्याह नहीं करेगा?
शेखर जाने क्या तो कहने जा रहा था। अचानक ललिता को कमरे में दाखिल होते देखकर वह खामोश हो गया। ललिता धीमे कदमों से भुवनेश्वरी के पीछे आ खड़ी हुई। भुवनेश्वरी ने बाएं हाथ से उसे खींचकर अपने सामने कर लिया। क्या बात है बिटिया? ललिता ने फुसफुसाकर जवाब दिया। कुछ नहीं माँ। वो पहले उन्हें मौसी बुलाया करती थी, लेकिन उन्होंने उसे बरचते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौसी नहीं, माँ हो। बस उसी दिन से वह उन्हें माँ बुलाने लगी। भुवनेश्वरी ने उसे और करीब खींचकर उसे दुलारते हुए पूछा, कुछ नहीं तो तू मुझे सिर्फ एक बार देखने आई है? ललिता खामोश रही। देखने आई है कि वह खाना कब पकाएगी? शेखर एकदम से बोल उठा। क्यों पकाएगी क्यों? शेखर ने विस्मित मुद्रा में पलटकर सवाल किया। तो उन लोगों का खाना और कौन पकाएगा? उस दिन उसके मामा ने भी तो यही कहा कि पकाने परोसने का काम ललिता ही करेगी। मां हंस पड़ी। उसके मामा की क्या बात है, कुछ कहना था सो कहकर छुट्टी पाली। उसकी तो अभी शादी नहीं हुई, उसके हाथ का खाएगा कौन? मैंने अपने पंडित जी को भेज दिया है, वे ही पकाएंगे। हमारा खाना बड़ी बहू रानी बना रही है। आजकल दोपहर को मैं वहीं चली जाती हूँ। शेखर समझ गया, उस दुखी परिवार की जिम्मेदारी मां ने अपने ऊपर ले ली है। उसने राहत की सांस ली और खामोश हो रहा। करीब महीना भर गुजर गया। एक शाम शेखर अपने कमरे के कोच पर लेटा लेटा कोई अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रहा था। उस उपन्यास में वह खासा मग्न हो गया था। तभी ललिता उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और खटखट की आवाज के साथ वह अलमारी का दराज खोलने लगी। किताब से सिर उठाए बिना ही शेखर ने पूछा, क्या बात है, रुपए निकाल रही हो? शेखर ने हुंकारी भरी और पढ़ने में ध्यान मग्न हो गया। ललिता ने आंचल में रुपए गंठिया कर उठ खड़ी हुई। आज वह काफी सज धज कर आई थी। वह चाहती थी शेखर एक बार उसे देख ले। 10 रुपये लिए है, शेखर दा। अच्छा, शेखर ने जवाब तो दिया मगर उसकी तरफ देखा नहीं। निरुपाय ललिता इधर उधर की चीजें उलटने पलटने लगी। झूठ मूठ ही देर तक रुकी रही, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन यूं चले जाने से ही तो नहीं चलता। उसे दोबारा लौटकर दरवाजे पर खड़े होना पड़ा। आज वे लोग थिएटर जा रही थी। शेखर की अनुमति बिना वह कहीं नहीं जा सकती, ये बात वह जानती थी। किसी ने उसे शेखर से अनुमति लेने को नहीं कहा, या वह क्यों, किस लिए, ये सब ख्याल उसके मन में कभी नहीं जगे। लेकिन इंसान मात्र में एक सहज स्वाभाविक बुद्धि मौजूद है। उसी बुद्धि ने उसे सिखाया था कि भले और कोई मनमानी कर सकता है, जहां चाहे जा सकता है, मगर वह ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए वह आजाद भी नहीं है। मामा मामी की अनुमति ही उसके लिए यथेष्ट नहीं है। दरवाजे की आड़ में खड़ी खड़ी उसने कहा, हम लोग नाटक देखने जा रही हैं। उसकी मृदु आवाज शेखर के कानों तक नहीं पहुंची। ललिता ने जरा और तेज आवाज में कहा, सब लोग मेरे इंतजार में खड़े हैं। इस बार शेखर के कानों तक उसकी आवाज पहुंच गई। उसने किताब एक ओर रखते हुए पूछा, क्या बात है? ललिता ने ईषत तमक कर जवाब दिया, इतनी देर बाद मेरी आवाज कानों तक पहुंची। हम लोग थिएटर जा रहे हैं। हम लोग कौन? शेखर ने पूछा। मैं, अन्ना काली, चारूबाला का भाई, चारूबाला, उसके मामा। ये मामा कौन है? शेखर, उसका मामा कौन? ललिता, उनका नाम गिरीन्द्र बाबू है। 5-6 दिन हुए अपने घर मुंगेर से यहाँ आए हैं। यही कलकत्ते में रहकर BO में पढ़ेंगे। बड़े अच्छे आदमी है। शेखर बीच ही में कह उठा, वाह, नाम पता पेशा सब मालूम कर लिया तुमने तो। देख पड़ता है इतने ही में खूब हेलमेल हो गया है। इसीलिए 4-5 दिन से तुम गायब रहती हो। जान पड़ता है ताश खेला करती हो। अचानक शेखर के बात करने का ढंग बदला हुआ देखकर ललिता डर गई। उसे ख्याल भी न था कि इस तरह का प्रश्न उठ सकता है। वह चुप हो रही। शेखर ने फिर पूछा, इधर कई दिन से ताश का खेल होता था, क्यों? ललिता ने संकुचित होकर धीरे से अपनी लाचारी जताते हुए संकोच के स्वर में कहा, चारू के कहने से। क्या कहने से? कहते हुए शेखर ने एक बार सिर उठाकर ललिता की ओर देखा, फिर कहा, एकदम कपड़े लत्ते से लैस होकर आई हो। अच्छा, जाओ। लेकिन ललिता नहीं गई, वही चुपचाप खड़ी ही रही। चारूबाला का घर ललिता के घर के पास ही है। चारू उसकी बहनेली है।
दोनों हमजोली है। चारू के चरवाले ब्रह्म समाजी है। इस गिरीन्द्र के अलावा चारू के घर के सभी आदमी शेखर के परिचित है। 5-7 साल हुए गिरीन्द्र कुछ दिन के लिए एक बार यहाँ आया था। अब तक वह बांकीपुर में पढ़ता था। कलकत्ते आने का न प्रयोजन ही हुआ और न वह आया ही। इसी कारण शेखर उसे जानता पहचानता न था। ललिता को फिर भी खड़ी देखकर, बेकार क्यों खड़ी हो, जाओ, कहकर शेखर ने फिर किताब खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट के लगभग चुप रहने के बाद ललिता ने फिर धीरे से पूछा, जाऊं? जाने ही को तो कह चुका हूं ललिता। शेखर का रंग ढंग देखकर ललिता के मन से थिएटर देखने का उत्साह उड़ गया, लेकिन बात ऐसी थी कि गए बिना भी न बनता था। तय यह हुआ था कि आधा खर्च चारू का मामा देगा और आधा ललिता देगी। चारू के घर में सब लोग उसी की अपेक्षा कर रहे होंगे। देर होने के कारण ऊब रहे होंगे। जितनी देर हो रही है उतनी ही उन लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। यह दृश्य कल्पना के द्वारा ललिता की आंखों के आगे नाचने लगा, किंतु बचने का कोई उपाय भी उसे नहीं सोच पड़ता था। और भी 2-3 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर उसने कहा, बस सिर्फ आज ही के दिन जाना चाहती हूँ। जाऊं? शेखर ने किताब को एक तरफ फेंक दिया और धमका कर कहा, देख मत करो ललिता, जाने की इच्छा हो तो जाओ। अब अपना भला बुरा समझने लायक हो चुकी हो। सुनते ही ललिता चौंक उठी। ललिता को अक्सर शेखर झिड़कता, डांटता और धमकाता था। आज कुछ पहला ही मौका न था। सुनने और सहने का अभ्यास अवश्य था, लेकिन इधर 2-3 साल से ऐसी कड़ी झिड़की या झड़प झेलने की नौबत नहीं आई थी। उधर साथी सब राह देख रहे हैं, इधर वह खुद भी पहन ओढ़कर तैयार खड़ी है। सिर्फ रुपये लेने के लिए आना ही आफत हो गया। अब उन सब साथियों से जाकर वह क्या कहेगी? कहीं जाने आने के लिए ललिता को आज तक शेखर की ओर से पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह कभी रोक टोक नहीं करता था। इसी धारणा के बल पर वह आज भी एकदम सज धज कर शेखर के पास केवल रुपये भर लेने आई थी। इस समय उसकी वह स्वाधीनता ही केवल ऐसे रूढ़ भाव से खर्च नहीं हो गई, बल्कि जिस लिए स्वाधीनता कुंठित हुई वह कारण कितनी बड़ी लज्जा की बात है। ये आज अपनी इस 13 वर्ष की अवस्था में पहली ही बार अनुभव करके वह भीतर ही भीतर जैसे कटी जा रही थी। अभिमान से आंखों में आंसू भरकर वह और भी 5 मिनट के लगभग खड़ी रही। इसके बाद अपने घर जाकर ललिता ने दासी के जरिए अन्ना काली को बुलवाकर उसके हाथ में 10 रुपये देकर कहा, काली, आज तुम सब जाकर देख आओ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। चारू से जाकर कह दे मैं आज न जा सकूंगी। अन्ना काली ने पूछा, कैसी तबीयत है? क्या हुआ? ललिता ने कहा, सिर में दर्द है, जी मतला रहा है, तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। इतना कहकर वह करवट बदलकर लेट रही। इसके बाद चारू ने आकर बड़ी खुशामद की, जोर जबरदस्ती भी की, मामी से सिफारिश कराई, किंतु किसी तरह ललिता को उठकर चलने के लिए राजी न कर पाई। अन्ना काली 10 रुपए पा गई थी, इसलिए वह जाने को छटपटा रही थी। कहीं इस गड़बड़ में पड़कर जाना ना हो सके, इस भय से उसने चारू को आड़ में ले जाकर रुपये दिखाकर कहा, दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है, वे न जाएंगी तो क्या हर्ज है चारू दीदी। उन्होंने मुझे रुपये दे दिए हैं, ये देखो, आओ हम लोग चलें। चारू ने समझ लिया, अन्ना काली अवस्था में छोटी है तो क्या हुआ, बुद्धि उसमें किसी से कम नहीं है। वह राजी हो गई और अन्ना काली को लेकर चली गई। चारू बाला की मां मनोरमा को ताश खेलने का बड़ा शौक था, मगर मुश्किल यही थी कि खेलने का शौक जितना था उतनी निपुणता न थी। मगर ललिता उनकी इस कमी को दूर कर देती थी। वह खेलने में बहुत निपुण थी। मनोरमा का ममेरा भाई गिरीन्द्र जब से आया था तब से इधर कई दिन से दोपहर भर लगातार ताश का खेल होता था। गिरीन्द्र एक तो मर्द था, उस पर खेलता भी अच्छा था, अतएव उसके मुकाबले में बैठकर खेलने के लिए मनोरमा को ललिता की अनिवार्य आवश्यकता होती थी। नाटक देखने जाने के दूसरे दिन ललिता को ठीक समय पर उपस्थित न देखकर मनोरमा ने बुला लाने के लिए अपनी दासी भेजी। उस समय ललिता बैठी हुई एक मोटी सी सादी कापी में किसी अंग्रेजी पुस्तक का बंगला में तर्जुमा लिख रही थी। नहीं गई। ललिता की सहेली चारू भी आकर कुछ न कर पाई। तब मनोरमा ने खुद जाकर पोथी कापी आदि सब झड़ाके से उधर फेंकते हुए कहा, ले उठ, चल जल्दी, परीक्षा पास करके तुझे जजी नहीं करनी होगी, बल्कि ताश ही खेलने पड़ेंगे, चल।
ललिता असमंजस में पड़ गई। रुआसी सी होकर उसने अपनी असमर्थता जताई। कहा, आज किसी तरह जाना ना होगा, कल आने का पक्का वादा रहा। मगर मनोरमा ने एक न सुनी। अंत को ये हुआ कि मामी से कहकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाया, तब लाचार होकर ललिता गई। नियमानुसार आज भी ललिता को गिरीन्द्र के विपक्ष में बैठकर ताश खेलना पड़ा, लेकिन आज खेल नहीं जमा। वह किसी तरह उधर मन न लगा सकी। ललिता खेलते समय आधे से अंत तक उदास और उचाट बनी रही और दिन ढलने के पहले ही उठ खड़ी हुई। जाते समय गिरीन्द्र ने कहा, आपने कल रात को रुपये तो भेज दिए, मगर गई नहीं। चलिए कल फिर चलें। ललिता ने सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा, नहीं, मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। गिरीन्द्र ने हंसकर कहा, मगर अब तो आपकी तबीयत ठीक है ना, मैं कल फिर चलने के लिए कहता हूं, चलिए ना। नहीं जी, कल आपको चलना ही पड़ेगा। ना, कल तो मुझे छुट्टी ही ना होगी। यह कहकर ललिता तेजी से चली गई। ये बात न थी कि केवल शेखर के डर से ही ललिता का मन आज खेल में नहीं लग पाया। नहीं, उसे खुद भी आज गिरीन्द्र के मुकाबले में खेलते बड़ी लज्जा लग रही थी। शेखर के ही घर की तरह इस घर में चारों के यहाँ भी ललिता लड़कपन से ही आती जाती रहती है और अपने घर के लोगों के आगे जैसे निकलती बैठती है, वैसे ही इस घर के मर्दों के सामने भी। इसी कारण चारू के मामा से भी उसने कुछ पर्दा नहीं किया। शुरू से ही बोलने चालने में वह नहीं हिचकी, किंतु आज गिरीन्द्र के आगे बैठकर जब तक वह खेलती रही, न जाने कैसे उसको यही जान पड़ा कि इसी अल्प परिचय से इतने ही दिनों के भीतर गिरीन्द्र उसे कुछ विशेष प्रीति की नजर से देखने लगा है। आज से पहले उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि पुरुषों की प्रीतिपूर्ण दृष्टि इतनी लज्जा की सृष्टि कर सकती है। अपने घर में एक झलक दिखाकर ही ललिता शेखर के घर में हो रही। सीधे शेखर के कमरे में घुसकर लगे हाथ अपने काम में जुट गई। छुटपन से ही इस घर के छोटे मोटे साधारण सफाई के काम ललिता कर दिया करती है। शेखर की किताबों को कायदे से संभालना और रखना, मेज का सारा सामान सजाना, दावात कलम वगैरह सफा करना वगैरह सब काम ललिता ही करती थी। उसके सिवा इधर ध्यान देने वाला दूसरा कोई न था। इधर 6-7 दिन हाथ न लगाने के कारण काम बहुत बढ़ गया था। शेखर के आने से पहले ही सब काम करके चले जाने का इरादा करके ललिता काम में जुट गई। ललिता भुवनेश्वरी को माँ कहती थी। मौका मिलने पर उन्हीं के आसपास बनी रहती थी, और चूंकि वह खुद किसी को गैर नहीं समझती थी, इसीलिए उसे भी कोई गैर नहीं समझता था। 8 बरस की थी जब माँ बाप के मर जाने पर उसे मामा के घर पर आना पड़ा था। तभी से वह छोटी बहन की तरह शेखर के ही आसपास रहकर उसी से पढ़ लिख कर आज इतनी बड़ी हुई है। ये सभी को मालूम है कि ललिता पर शेखर का विशेष स्नेह है, लेकिन वह स्नेह रंग बदलते बदलते इस समय कहां से कहां पहुंच गया है, इसकी खबर किसी को न थी, ललिता को भी नहीं। सभी लोग ललिता को बचपन से ही शेखर के निकट एक सरीखा असीम आदर और प्यार दुलार पाते देखते आ रहे हैं, और आज तक उसमें कुछ भी किसी को बेजा नहीं जान पड़ा, अथवा यह कहो कि ललिता के संबंध में शेखर की कोई भी हरकत ऐसी नहीं हो पाई कि उस पर विशेष रूप से किसी की दृष्टि आकृष्ट होती। मगर फिर भी कभी किसी दिन किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की कि यह लड़की इस घर की बहू बनकर इस घर में स्थान पा सकती है। यह ख्याल न ललिता के घर में किसी का था और न भुवनेश्वरी ही का। ललिता ने सोच रखा था कि काम खत्म करके शेखर के आने से पहले ही वह चली जाएगी, लेकिन अनमनी होने के कारण घड़ी पर नजर नहीं पड़ी, देर हो गई। अचानक दरवाजे के बाहर जूतों की चरमराहट सुनकर सिर उठाकर ही सिटपिटाई हुई ललिता एक किनारे हटकर खड़ी हो गई। शेखर ने भीतर घुसते ही कहा, अच्छा तुम हो, कल कितनी रात बीते लौटी? ललिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। शेखर ने एक गद्दीदार आराम कुर्सी पर हाथ पैर फैलाकर लेटे लेटे वही सवाल दोहराया, कहाँ? लौटना कब हुआ था? 2 बजे? 3 बजे? मुंह से बोल क्यों नहीं निकलता? ललिता फिर भी उसी तरह चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने खिजलाकर कहा, नीचे जाओ, मां बुला रही है। भुवनेश्वरी भंडारे की कोठरी के सामने बैठी जलपान का सामान रकाबी में रख रही थी। ललिता ने पास आकर पूछा, मुझे बुला रही थी मां? कहाँ? मैंने तो नहीं बुलाया। कहकर सिर उठाकर ललिता का मुख देखते ही उन्होंने कहा, तेरा चेहरा ऐसा सूखा हुआ क्यों है ललिता? जान पड़ता है आज अभी तक तूने कुछ खाया पिया नहीं क्यों ना?
ललिता ने गर्दन हिलाई। भुवनेश्वरी बोली, अच्छा जा, अपने दादा को जलपान का सामान देकर जल्दी मेरे पास आ। ललिता ने दम भर बाद मिठाई की रकाबी और जल का गिलास लिए हुए ऊपर आकर कमरे में देरवा शेखर अभी तक उसी तरह आंखें मूंदे लेटा हुआ है। दफ्तर के कपड़े भी नहीं उतारे, न हाथ और मुंह ही धोया। पास आकर धीरे से उसने कहा, जलपान का सामान लाई हूं। शेखर ने आंखें खोले बिना ही कह दिया, कहीं रख जाओ। मगर ललिता ने रखा नहीं, वह हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रही। शेखर को आंखें न खोलने पर भी मालूम पड़ रहा था कि ललिता वहीं खड़ी है, गई नहीं। 2-3 मिनट चुप रहने के बाद शेखर ही फिर बोला, कब तक इस तरह खड़ी रहोगी ललिता? मुझे अभी देर है, रख दो और नीचे जाओ। ललिता चुपचाप खड़ी खड़ी मन में बिगड़ रही थी, मगर उस भाव को दबाकर कोमल स्वर में बोली, देर है तो होने दो, मुझे भी तो इस समय नीचे कोई काम नहीं करने को है। अब कि शेखर ने आंखें खोलकर देखा और हंसते हुए कहम, भला मुंह से बोल तो फूटा, नीचे काम नहीं है तो बगल वाले घर में बहुत काम होगा, वहां भी ना हो तो उसके आगे के घर में काम की कमी ना होगी। तुम्हारा घर एक ही तो नहीं है ललिता, सो तो है ही। कहकर ललिता ने क्रोध के मारे मिठाई की रकाबी को तनिक जोर से टेबल पर रख दिया और तेजी के साथ कमरे के बाहर निकल गई। शेखर ने पुकार कर कहा, शाम के बाद जरा फिर हो जाना, सैकड़ों दफे ऊपर नीचे चढ़ना उतरना मुझसे नहीं हो सकता। ये कहती हुई वह चली गई। नीचे आते ही मां ने कहा, अपने दादा को मिठाई और पानी तो दे आई, मगर पान भूल ही गई, फिर जाना पड़ेगा। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है मां, अब मुझसे ऊपर चढ़ा उतरा न जाएगा, और किसी के हाथ भेज दो पान। ये कहने के साथ ही वह लत से नीचे बैठ गई। ललिता के मनोहर मुखमंडल में रोष का असंतोष झलकता देखकर भुवनेश्वरी ने मंद मुस्कान के साथ कह दिया, अच्छा अच्छा, तो बैठकर खा पी ले, किसी मेहरी के ही हाथ भेजे देती हो। ललिता ने फिर कुछ कहा, सुना नहीं, जाकर भोजन करने बैठ गई। वह उस दिन थिएटर देखने नहीं गई थी, फिर भी शेखर ने उसे बका-जका, यही ललिता को बुरा लगा। इसी पर रूठ कर ललिता 4-5 दिन शेखर को नहीं दिखाई दी। मगर शेखर के दफ्तर जाने पर दोपहर को रोज जाकर वह शेखर के कमरे की सफाई वगैरह अपना काम सब कराया करती रही। अपनी गलती मालूम होने पर शेखर ने 2 दिन बराबर ललिता को बुला भेजा, मगर वह नहीं आई। उस मोहल्ले में अक्सर एक दीन दुखी बूढ़ा फकीर भीख मांगने आया करता था। उस बेचारे पर ललिता की बड़ी ममता थी। जब कभी वह भजन गाकर भिक्षा मांगता था तो ललिता उसे 1 रुपया दिया करती थी। 1 रुपया प्राप्त होने पर उसके आनंद का ठिकाना न रहता था। ललिता को वह सैकड़ों आशीर्वाद देता था और वह बड़े चाव से उन आशीर्वादों को सुनती थी। फकीर कहता था, ललिता उस जन्म की मेरी माँ है। पहली दृष्टि पड़ते ही फकीर उसे अपनी माँ समझने लगा है। वह बड़े ही करुण स्वर में उसे अपनी माँ कहकर पुकारता है। आज भी उसने आते ही माँ को पुकार, ओ माँ, मेरी माँ तुम आज कहाँ हो? आज इन प्रकार अपने बेटे की आवाज सुनते ही ललिता कठिनाई में पड़ गई। आखिर वह इस समय उसको रुपया दे तो कहां से दे? इस समय शेखर घर में ही मौजूद होंगे और वह उनके सामने रुपया लाने जाए कैसे? वह उससे नाराज है। कुछ समय सोचते रहने के बाद वह अपनी मामी के पास गई। अभी अभी उसकी मामी की झकझक नौकरानी से हो गई थी। इस कारण मुंह लटकाए खाने की तैयारी कर रही थी। ऐसी स्थिति में ललिता को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वह वापस चली आई और किवाड़ की ओर से देखा कि बूढ़ा फकीर चौतरे पर अब भी बैठा है और भजन गाने में मस्त है। ललिता के हृदय में एक खलबली सी मची थी। आज तक उसने इस फकीर को निराश नहीं लौटाया था, इसलिए वह आज भी लौटाना नहीं चाहती थी। उसका मन क्षुब्ध हो रहा था। भिखारी ने फिर एक बार मां कहकर पुकारा। इसी बीच अन्ना काली दौड़ती हुई आई और उसने सूचना दी कि दीदी, तुम्हारा बूढ़ा बेटा बड़ी देर से आवाज लगा रहा है। ललिता ने कहा, मेरी अच्छी अन्नौ, जरा सुन तो, अगर तू मेरा एक जरूरी काम कर दे तो मैं तुझे अच्छी अच्छी चीजें दूंगी। तू जल्दी से चली जा, शेखर भैया से 1 रुपया लेकर आ। अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई गई और 1 रुपया लाकर ललिता को दिया। ललिता ने पूछा, शेखर दादा ने देते समय कुछ कहा था? कुछ भी नहीं, केवल यही कहा कि बास्केट की जेब से निकाल लो। मेरे विषय में तो कुछ नहीं कहते थे? नहीं, कुछ भी नहीं।
कहकर वह खेलने में लग गई। रुपया लाकर ललिता ने उस बूढ़े भिखारी को दिया और चाली गई। आज उसने आशीर्वाद तक न सुने। पता नहीं क्यों उसे कुछ भी अच्छा न लगता था। उसका चित्त परेशान था। दोपहर के पश्चात अन्ना काली को बुलाकर पूछा, अन्नो, आजकल तू अपने शेखर दादा से पढ़ने नहीं जाती? जाती क्यों नहीं, रोज जाती हो। ललिता, दादा मेरे बारे में कुछ नहीं पूछते? अन्ना, नहीं। हाँ, उन्होंने पूछा था कि ताश खेलने दोपहर को जाती हो या नहीं। बेचैनी के साथ ललिता ने फिर कहा। फिर तूने क्या कहा? अन्ना काली, यही कि तुम चारों के यहां रोज ताश खेलने जाती हो। शेखर दादा ने पूछा, तो खेलता कौन कौन है? मैंने कहा, चारों दीदी, तुम, मौसी और चारों के मामा। अच्छा दीदी, तुम सब में अच्छा कौन खेलता है, तुम या चारों के मामा? मौसी तो कहा करती है कि तुम अच्छा खेलती हो। ये सुनकर ललिता में मानो आग लग गई। वह डांट कर कहने लगी, ये सब तूने क्यों कहा? पाजिन कहीं की, तू हर बात में आधी खिचड़ी पकाया करती है। चली जा मुनहजली, अब मैं तुझे कभी कुछ न दूंगी। ये कहकर ललिता वहां से चली गई। ललिता के इस प्रकार बदलते हुए भावों से अन्ना काली हैरान हो गई। उसकी कच्ची बुद्धि ने यह न समझा कि ललिता क्यों एकदम बिगड़ गई। 2 दिन से ताश का अड्डा नहीं जमता। ललिता के न आने से मनोरमा का खेल बंद हो गया है। मनोरमा के हृदय में यह संदेह भावना जागृत हो चुकी थी कि गिरीन्द्र ललिता की तरफ आकर्षित हो रहा है। उस पर रींझ कर गिरीन्द्र बेचैन होता जा रहा है। मनोरमा ने देखा यह 2 दिन गिरीन्द्र ने कितनी परेशानी और बेचैनी से काटे हैं। यही नहीं, उसने बाहर घूमने जाना तक बंद कर दिया है। अब वह केवल कमरे में ही इधर उधर उठता बैठता दिन काट देता है। तीसरे दिन दोपहर के समय उसने बहन से कहा, बहन, क्या खेल आज 3 आदमी ही खेले? मनोरमा की इस बात को सुनकर गिरीन्द्र का उत्साह भंग हो गया। वह बोला, कहीं 3 आदमी में भी खेल होता है? उस घर की लड़की जिसका नाम ललिता है, उसे बुला लो ना। जी जी। मनोरमा, वह ना आएगी। गिरीन्द्र उमंग में तुरंत बोल उठा, क्यों नहीं आएगी? उसके घर वालों ने मना कर दिया है या अपने से? नहीं, वह अपने आप नहीं आती। उसके मामा मामी के ऐसे भाव नहीं है। गिरीन्द्र के मुंह पर प्रसन्नता की झलक दौड़ गई। वह बोला, फिर तो तुम्हारे जाने भर की देर है। जरा जाकर कह दोगी, तुरंत आएगी। ये बात गिरीन्द्र ने कह तो दी, पर अपने मन में संकोच कर रहा था। उसके हृदय की बात ताड़ कर मनोरमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अभी जाकर बुला लाती हूं। ये कहकर वह ललिता के घर गई और उसे पकड़कर साथ ही ले आई। आज फिर ताश का अड्डा जमा। आज वास्तव में ताश खूब जमा। ललिता की जीत होती रही। 2 घंटे तक खेल बहुत ही बढ़िया जमा रहा और सभी लोग तत्चित्त थे। उसी समय अन्ना काली दौड़ती हुई आई और ललिता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोली, दीदी जल्दी चलो, शेखर दादा बुलाते हैं। शेखर नाम सुनते ही ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ताश छोड़ दिया और पूछा, क्या दादा आज काम पर नहीं गए हैं? मुझे क्या मालूम, शायद आज जल्दी आ गए हैं। ललिता ने मनोरमा की ओर कुंठित भाव से देखकर कहा, मौसी, मैं जाती हूं। उसका हाथ पकड़कर मनोरमा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी 2-4 हाथ और खेल लो। परेशान होकर ललिता ने कहा, मौसी, अब न खेल सकूंगी। यदि जरा भी देर हो गई तो वह नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर दौड़ती चली गई। गिरीन्द्र ने पूछा, यह शेखर दादा कौन है? मनोरमा, वह इसी सामने वाले बड़े महल में रहते हैं। गर्दन हिलाते हुए गिरीन्द्र ने कहा, वह महल? तब तो शायद नवीन बाबू के कोई रिश्तेदार हैं। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, कैसे रिश्तेदार? ललिता के मामा के मकान तक को वह बुढ़ा हड़प लेने के लिए तैयार है। बड़े आश्चर्य के साथ गिरीन्द्र बहन की तरफ देखता रहा। मनोरमा ने सारी कहानी सुनानी प्रारंभ की। किस तरह से आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुरुचरण बाबू की मझली पुत्री की शादी रोकी हुई थी। नवीन राय ने काफी ब्याज पर उनका मकान रेहन रख लिया। अब तक भी वह रुपया अदा नहीं हुआ और नवीन राय यह मकान हड़प ही लेंगे। वह इसी घात में है भी। सारी कहानी सुना चुकने के बाद मनोरमा ने यह भी कहा कि उस बूढ़ी की हार्दिक इच्छा ये है कि बेचारे गुरुचरण बाबू का मकान सत्यानाश करके उसी स्थल पर शेखर के लिए बहुत ही सुंदर विशाल महल बनवाए। 2 लड़कों के लिए अलग अलग मकान है, परंतु तीसरे के लिए नहीं है। सभी बातें सुनकर
गिरीन्द्र को बहुत दुख हुआ और गुरुचरण बाबू की दशा पर बहुत तरस आया। वह बोला, जी जी, अभी तो गुरुचरण बाबू की और भी लड़कियां हैं ना, उनका कैसे कामकाज होगा? मनोरमा ने उत्तर दिया, उनकी कन्याएं तो हैं ही, उसके सिवा उनकी भांजी भी तो है। उस अनाथ ललिता का पूरा बोझ इस बेचारे उसके मामा पर है। लड़कियों की उम्र काफी हो आई है, 1-2 वर्ष में ही उनका विवाह हो जाना चाहिए। फिर भी साथ ही उन्हें अपने समाज से मदद मिलने की कोई आशा नहीं, बल्कि समाज से निकाल देने वाले अनेक हैं। प्रथ के अनुसार न चलने पर तुरंत समाज से अलग कर देते हैं। हमारा ब्रह्म समाज तो इन सबके समाज से लाखों दर्जे अच्छा है। गिरीन्द्र चुप ही रहा। मनोरमा फिर कहने लगी, उस दिन ललिता की मामी मेरे पास ललिता के लिए सोच विचार कर रो रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी ठिकाना नहीं है। उसके पानी ग्रहण के शोक में गुरुचरण बाबू को खाना पीना तक नहीं हजम होता। गिरीन्द्र भैया, तेरे बहुत से जान पहचान वाले मुंगेर में होंगे, क्या कोई तेरा मित्र ऐसा नहीं है जो ललिता की सुंदरता और गुणों को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए? वास्तव में ललिता के समान गुणी तथा विदुषी लड़की मिलना कठिन है। लाखों लड़कियों में वह एक ही रूपवती है। गिरीन्द्र ने दुखपूर्ण झूठी हंसी हंसकर कहा, ऐसी जान पहचान वाला कहां पा सकां दीदी? फिर भी हाँ, इस कार्य में धन देकर उनकी सहायता कर सकता हूं। गिरीन्द्र के पिता ने डॉक्टरी से अथाह धन इकट्ठा किया था। उस संपूर्ण धन का एकमात्र अधिकारी गिरीन्द्र ही था। मोरमा, तो क्या तू रुपए उधार देगा? गिरीन्द्र ने कहा, उधार क्या दूंगा जीजी, पर हां, वह जब दे सकेंगे दे देंगे, और न दे सकेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। आश्चर्य में पड़कर मनोरमा ने कहा, आखिर इस तरह से उन्हें रुपया दे देने से तुझे क्या लाभ होगा? ये लोग न हमारी बिरादरी के हैं और न समाज के। फिर तुम ही बताओ कि इस प्रकार रुपए कौन दे देता है? मनोरमा की ओर देखकर गिरीन्द्र ने हंसते हुए कहा, समाज के नहीं है तो न सही, किंतु अपने देश के बंगाली तो है। उनके पास टके नहीं है और मेरे पास रुपयों में काई जम गई है। जी, तुम एक बार कहो तो उनसे, यदि वे रुपये लेना चाहें तो मैं देने को तैयार हूं। फिर ललिता न तो उनकी सगी है और न संबंधिनी है। मैं उसकी शादी का पूरा खर्च ही दे दूंगा। उस भोली लड़की के काम के लिए मैं पूरा भार सहन कर लूंगा। गिरीन्द्र की यह बातें सुनकर मनोरमा को न आनंद मिला और न संतोष ही हुआ। हालांकि मनोरमा के घर से कोई कुछ नहीं कहता था, फिर भी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार पराए आदमी को रुपए बिना प्रयोजन देते देखकर उसे जरा भी चैन न था, बल्कि वह तो उसमें रोड़े अटका देना चाहती थी। चारूबाला चुपचाप यह सब बातें सुन रही थी। गिरीन्द्र की यह रुपए से मदद करने की बात सुनकर उसका हृदय खुशी से नाच उठा था। वह कहने लगी, मामा, तुम ऐसा ही करो, मैं जाकर मौसी से कह आती हूं। मनोरमा ने उसे धमकाकर कहा, चुप बैठ चारो, यह बातें बच्चों के मुंह से बड़ों के बीच में अच्छी नहीं लगती। ललिता की मामी से जो भी कहना होगा मैं जाकर कह दूंगी। गिरीन्द्र, ऐसा ही करो दीदी, गुरुचरण बाबू तो भले आदमी है, ऐसा लगता है। कुछ देर रोककर मनोरमा ने फिर कहा, मैं क्या, सभी लोग ये कहते हैं कि दोनों स्त्री पुरुष बड़े सज्जन हैं। गिरीन्द्र, इस बात का हमें दुख है। बहुत मुमकिन है कि उन लोगों को घर त्याग कर सड़क पर ही आकर खड़ा होना पड़े। इसके भय से तूने देख ही लिया कि ललिता ने जो ही शेखर का नाम सुना तुरंत दौड़ी हुई गई। ललिता ही क्या, बल्कि उसके यहाँ के सभी लोग शेखर के बंधन में हैं। कुछ भी कोशिश क्यों न की जाए, जब एक बार नवीन राय के गल में कोई फंसा तो उसका निकलना कठिन ही है। मनोरमा की ओर देखते हुए गिरीन्द्र ने एक बार फिर कहा, हाँ, तुम फिर उनसे जाकर कहोगी ना? मनोरमा, अच्छा, अवश्य कहूंगी। यदि तू अपनी सहायता से किसी गरीब का उपकार कर सके तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है? दीदी, व्यग्रता की कौन सी बात है, यह तो हम सबका धर्म है। जब किसी मुसीबत में ग्रस्त व्यक्ति की जिस प्रकार बन सके मदद करें। यह कहकर गिरीन्द्र कुछ लज्जित सा हो गया और आगे कुछ न कहकर वह कमरे से बाहर चला गया, परंतु कुछ ही समय बाद वह फिर लौटकर वहीं आ बैठा। मनोरमा ने कहा, तो फिर आ गया? मुस्कुराते हुए गिरीन्द्र ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम जो कुछ भी करुणा युक्त गाथा गाती हो उसमें सत्यता का बहुत कम अंश है। आश्चर्यचकित हो मनोरमा ने पूछा, क्यों?
धीरेन्द्र ने कहा, जिस लापरवाही से मैंने ललिता को रुपए खर्च करते हुए देखा है, उसे गरीबी का कोई लक्षण नहीं जान पड़ता। दीदी, तुम ही देखे ना, अभी उस दिन सब लोग थिएटर देखने गए थे। ललिता गई नहीं थी, फिर भी 10 रुपए उसने भेजे थे। चारूबाला इसकी गवाह है। जिस प्रकार वह खर्च करती है, उससे यह अनुभव होता है कि उसका खर्च 20-25 रुपए से कम में न चलता होगा। मनोरमा ने इस बात पर एकाएक यकीन नहीं किया और चारूबाला की ओर देखा। चारूबाला ने कहा, सच है माँ, शेखर बाबू ललिता को रुपए देते हैं। यह नई बात नहीं है। बाल्यावस्था से ही वह शेखर बाबू की अलमारी से रुपए ले आती है। शेखर बाबू कुछ नहीं कहते। मनोरमा ने कहा, यह बात शेखर को ज्ञात है। हाँ, उन्हें सब पता है। उसके सामने ही ताला खोल कर लाती है। पिछले महीने अन्ना काली के गुड्डे के विवाह के समय जो धूमधाम हुई थी और इतने अधिक रुपए खर्च हुए थे, वह सब किसने दिए थे? सारा खर्च ललिता ने ही दिया था। लंबी सांस छोड़ते हुए मनोरमा ने कहा, भैया, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हो कि नवीन राय की भांति उसके लड़के नीच नहीं है। सभी लड़के अपनी माँ के स्वभाव के हैं, इसीलिए उनमें दया ममता भरी हुई है। इसके अतिरिक्त ललिता बाई बड़ी नेक लड़की है। सभी उससे स्नेह करते हैं। बचपन से ही वह शेखर के पास रहती है। वह शेखर को भैया कहती है और शेखर का भी उस पर गहरा अनुराग है। अच्छा चारू, ये तो बता, क्या शेखर बाबू की शादी इसी माघ में होने वाली है? सुना है इस रिश्ते से बुढ़ी को अच्छी रकम हाथ लगेगी। चारूबाला ने कहा, हाँ माँ, इसी माघ में शेखर भैया का ब्याह होगा। बात तय हो चुकी है। गुरुचरण बाबू बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। किसी भी छोटे व्यक्ति से वे निसंकोच बातें कर सकते थे। अपनी मिलनसार आदत के कारण ही गिरीन्द्र के साथ 2-3 बातें होने पर ही उनकी गहरी मित्रता हो गई थी। वह बड़े ही दृढ़ विश्वासी थे। सरल स्वभाव के कारण वे चतुराई को कम महत्व देते थे। वाद में तर्क वितर्क होने पर यदि हार भी जाते थे, तो भी किसी प्रकार के रोष की रेखा उनके चेहरे पर न झलकती थी। कभी कभी ललिता चुपचाप मामा की बगल में बैठकर सब कुछ सुनती रहती। जब वह आकर बैठ जाती तो गिरीन्द्र के तर्क बहुत ही विद्वत्तापूर्ण होते। हृदय में आनंद की लहरों के उजाव के साथ वह युक्तियों को जुटाता चला जाता। मुख्य रूप से उनके वाद विवाद का विषय आजकल की समाज व्यवस्था ही होता था। आधुनिक समाज की हीनता, जर्जरता, असमानता और अत्याचारों पर बड़े मार्मिक ढंग से विचार होता था और ऐसे दुराचारी समाज से घृणा व्यक्त की जाती थी। इन आरोपों में वास्तविकता थी, अतः और कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता ही क्या थी। वह समाज द्वारा सताए हुए गुरुचरण बाबू के जीव से पूरी तरह मिलती थी। अंत में गुरुचरण बाबू पूर्ण रूप से समर्थ करते हुए कहते, गिरीन्द्र, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। इसमें असत्य है ही क्या? कौन भला आदमी यह नहीं चाहता कि अपनी पुत्री का शुभ विवाह अच्छे व्यक्ति से ठीक अवसर पर करें? फिर भी क्या ऐसा सबके लिए मुमकिन है? इसके सिवा समाज यह कहने से नहीं चूकता कि तुम्हारी लड़की सयानी हुई ब्याह करो, मगर इतना कहने से ही तो लड़की का ब्याह नहीं हो जाता। इस कार्य में मदद करने की कौन कहे? तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। गिरीन्द्र, अधिक क्या कहो, तुम मेरी ही बात देखो। लड़कियों के ब्याह के कारण ही मेरा मकान तक बिका जा रहा है। इसका ब्याज तक दे सकने में असमर्थ हो, इसको कर्ज से मुक्त करा सकना कठिन कार्य है। 2 दिन यश्चात शायद दर दर का भिखारी हो जाना पड़े। मैं ठीक सकता हूं या नहीं? गिरीन्द्र, ऐसे समय में मुझे कोई भी सहारा न देगा, बल्कि सारा समाज बहिष्कार करेगा। इस प्रकार का वाद विवाद उठ आने पर गिरीन्द्र चुपचाप ही सुना करता। गुरुचरण बाबू उसी बहाव में कहते, भैयास, जो भी तुमने कहा बिल्कुल सत्य है। ऐसे समाज को त्याग कर जंगल में रहना लाख बार अच्छा है। इन पातकी ढोंगियों बिल्कुल दूर रहने में ही भलाई है। कुछ भी कठिनाई क्यों न हो, फिर भी शांति मिलेगी। गला दबोचने और मनुष्यता को भंग करने वाले समाज में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। ये समाज धनवानों का ही है, मेरे जैसे गरीब का नहीं। अच्छा है यही लोग मौज से रहे, हमारी आवश्यकता ही यहाँ नहीं है। ये कहते कहते वह एकदम मौन हो जाते थे। ललिता प्रतिदिन इन उद्गारपूर्ण युक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनती रहती थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि रात को निद्रा आने के पूर्व इन्हीं तुकों पर विचार किया करती थी।
गिरीन्द्र की सभी युक्तियां उसके हृदय में समा जाती थी। मन ही मन वह सोचने लग जाती कि गिरीन्द्र बाबू का कहना अक्षरशः सत्य है। अपने मामा से ललिता का अटूट प्रेम था। उसके मामा के प्रति गिरीन्द्र जो कुछ भी कहता उसे नितांत सत्य समझती थी। उसे यह भी पता था कि उसके मम्मा की परेशानी तथा चिंताएं उसी के कारण बढ़ी है। अन्न जल भी उन्होंने छोड़ दिया है। आज उसके मामा जो ये सब कष्ट झेल रहे हैं, यह सब क्यों? क्योंकि समाज उन्हें जाति से बाहर कर देना चाहता है। इस सब का कारण एकमात्र यही ना कि वे मेरी शादी करने में असमर्थ है। विचार कर ललिता ने सोचा, यदि आज किसी प्रकार मेरी शादी हो जाए और दुर्भाग्यवश मैं यदि कल विधवा होकर फिर मामा के पास जाऊं, तो मामा को जाति से अलग कर दिया जाएगा। न तर्कों में उसे कोई भी सार न दिखाई देता। गिरीन्द्र जी कुछ भी ललिता के मामा के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति दिखाता था, और जो भी वह कहता था आज उस सब के प्रति श्रद्धा दिखाने और अपनी सहमति जताने से वह बाज न आती। ऐसा करने के सिवा उसके पास दूसरा मार्ग न था। गिरीन्द्र के प्रति उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धीरे धीरे उसने भी संध्या की बेला का इंतजार करना शुरू कर दिया। उसकी उत्कंठा और भी बढ़ गई थी। शुरू में गिरीन्द्र बातों में ललिता को आप शब्द से संबोधित करता था, परंतु एक दिन गुरुचरण बाबू ने मना कर दिया। कहा, ललिता तुमसे छोटी है, इसलिए आप न कहकर तुम कहा करो। अब वह ललिता को तुम शब्द से संबोधित करने लगा। गिरीन्द्र ने ललिता से पूछा, तुम चाय नहीं पीती? ललिता ने कुछ उत्तर न देकर सिर नीचा कर लिया। गुरुचरण बाबू ने उसकी ओर से उत्तर दिया, शेखर ने उसको चाय पीने से मना कर दिया है। उसकी राय है कि स्त्रियों को चाय नहीं पीनी चाहिए। गिरीन्द्र को यह बात अच्छी न लगी। इस बात को ललिता ने ताड़ लिया। आज शनिवार है। आज के दिन काफी समय तक यह मजेदार मजलिस लगी रहती है। चाय पीना हो चुका था, वार्तालाप जारी था। गुरुचरण बाबू आज कुछ अनमने थे। बीच बीच में परेशानी का अनुभव कर वह चुप रह जाते थे। ऐसा लगता था कि बातचीत अच्छी नहीं लग रही थी। पुनरावृत्ति, गिरीन्द्र ने यह देकर पूछा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कुछ शारीरिक कष्ट है, चेहरे पर उदासी है। क्या दफ्तर में कुछ गड़बड़ है? हुक्के की निगाली मुंह से निकालते हुए उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, शरीर भी गड़बड़ नहीं है। यह कहते हुए गुरुचरण बाबू ने मुंह ऊंचा करके गिरीन्द्र की ओर दृष्टि डाली। सरल स्वभाव वाले गुरुचरण बाबू की आंतरिक चिंताएं तथा हृदय के ज्वलित उद्गार उनके मुख पर झलक रहे थे। इसका वह खुद भी अनुभव न कर सके थे। ललिता पहले उन लोगों के वार्तालाप को केवल सुना ही करती थी, परंतु अब वह तर्क वितर्क में भाग लेने लगी है। मामा की परेशानी को वह भी पूर्ण रूप से समझ गई। उसने पूछा, हाँ मामा, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि आपको कोई बात हृदय में कष्ट दे रही है। उसकी इस बात को सुनकर गुरुचरण बाबू को थोड़ी सी हंसी आ गई और सरल भाव से स्वीकार करते हुए बोले, बेटी, सत्य है, आज मेरी दशा ठीक नहीं है। ये बात सुनकर गिरीन्द्र एवं ललिता दोनों ही टकटकी बांधकर कष्ट का कारण जान लेने के लिए उनके चेहरे की तरफ देखने लगे। गुरुचरण बाबू ने कहा, नवीन दादा मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने तमाम लोगों के सामने सड़क पर खड़े होकर बहुत सी भली बुरी बातें सुना जाली। खैर, उनका इसमें दोष ही क्या। 6-7 माह बीत गए, पर उन्हें मूल की कौन कहे, 1 पैसा सूद तक का नहीं दे पाया हूं। ललिता सब कुछ तुरंत समझ गई। इस बात को खत्म करने के लिए उग्र हो गई। उसे यह भय होने लगा कि कहीं उसके भोले मामा घरेलू बातों को दूसरों के सामने बिना सोचे समझे ही गाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें दुख में यह भी स्मरण नहीं रहता कि किसके सामने कौन सी बात करनी चाहिए और किसके सामने नहीं। गिरीन्द्र के सामने घरेलू बातें होना वह ठीक न समझती थी। अतः उसने कहा, मामा, बेकार में इन सब बातों की चिंता में मत पड़ो। ये सब बातें तो बात की है, बाद में होंगी। ललिता के इस इशारे की ओर गुरुचरण बाबू का ध्यान भी नहीं गया। वह बड़े ही विषादयुक्त भाव से कहने लगे, बाद में क्या होगा बेटी? हाँ गिरीन्द्र भैया, तुम देखते हो कि मेरी बेटी इन सब चिंताओं में मुझे ग्रस्त नहीं देखना चाहती, परंतु मेरी प्यारी बेटी, तेरे मामा के इन सभी कष्टों को तो बाहरी लोग नहीं देखते हैं। गिरीन्द्र ने पूछा, नवीन बाबू ने क्या कहा? ललिता को जरा भी पता न था कि गिरीन्द्र उनकी घरेलू परिस्थितियों से परिचित है।
इसी कारण गिरीन्द्र का यह प्रश्न सुनकर उसने लज्जा का अनुभव किया और इस असंगत प्रश्न को सुनकर उसे मन ही मन उस पर गुस्सा भी आ गया। गिरीन्द्र के प्रश्न के उत्तर में गुरुचरण बाबू ने सभी बातें खोलकर कह दी। काफी दिनों से नवीन राय की पत्नी अजीर्ण रोग से ग्रसित है। इलाज में कोई कमी न थी, रोग तो था ही, पर इधर वह भयंकर हो चला है। पुराना रोग हो जाने के कारण डॉक्टरों ने राय दी कि हवा पानी बदलने के लिए कहीं बाहर स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर जाना चाहिए। इसी काम के लिए नवीन राय को पैसों की सख्त आवश्यकता थी, अतः बड़े ही जोरों से उन्होंने सब रुपया अदा कर देने का तकाजा किया है। गुरुचरण बाबू के सामने यह कठिन समस्या है, आखिर वह इतनी जल्दी रुपयों का प्रबंध कैसे करें। गुरुचरण बाबू की इन सब बातों को सुनकर गिरीन्द्र थोड़े समय तक चुप रहा और फिर बहुत ही नम्र भाव से उसने मधुर स्वर में कहा, इधर कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, पर सोचवश कह न सका। आज आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहो। गुरुचरण बाबू ने हंसते हुए कहा, यह क्या बात है गिरीन्द्र, किसी को भी मुझसे बात करने में संकोच नहीं होता। तुमको आज्ञा क्या दो, तुम बेरोक टोक कहो। गिरीन्द्र ने कहा, जीजी से एक दिन सुना था कि नवीन बाबू बहुत अधिक सूद पर रुपये उधार देते हैं। उनसे रुपये लेकर ही आप गहरी परेशानी के जाल में पड़ गए। मैंने यह सोचा कि आपकी मदद में अपनी धनराशि लगाऊं, जो कि बैंकों में पड़ी हुई है। वह किसी काम में नहीं आती, साथ ही इस समय नवीन बाबू को आवश्यकता भी है। आपका भी कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। गिरीन्द्र की यह बात सुनकर गुरुचरण बाबू और ललिता दोनों उसकी की ओर एकटक देखने लगे। संकोच भाव से गिरीन्द्र ने फिर कहना शुरू किया, इस समय इन रुपयों की मुझे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। यदि मेरे रुपए आपके काम में लग जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इस धन को आप अपनी सुविधानुसार दे दीजिएगा। मुझे किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। नवीन बाबू को आवश्यकता है, उन्हें समय पर रुपए मिल जाएंगे। गुरुचरण बाबू ने कहा, सारा रुपया तुम दोगे। इस बात के उत्तर में गुरुचरण बाबू कुछ कहने जा रहे थे कि अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई वहां आई और बोली, शेखर दादा ने तुरंत कपड़े पहनकर सज धज कर तैयार होने को कहा है दीदी, वह सब आज नाटक देखने जा रहे हैं। यह कहकर वह जिस प्रकार तेजी से आई थी उसी प्रकार उल्टे पांव भाग गई। उस लड़की के उत्साह को देखकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए, परंतु ललिता उसी स्थान पर बैठी रही। क्षण भर बाद ही अनकाली ने फिर आकर कहा, अभी तक तुम बैठी हो, जीजी उठो, तुरंत तैयार हो, सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। इस बार भी ललिता पूर्ववत उसी स्थान पर बैठी रही। अन्ना काली की प्रसन्नता को देखकर गुरुचरण बाबू को हंसी आई और ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए वे बोले, जाओ बेटी जाओ, अब तनिक भी देरी न करो, वो सब लोग शायद खड़े खड़े तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। लाचारी वश उसे उठना ही पड़ा, परंतु जाते समय उसकी कृतज्ञ दृष्टि गिरीन्द्र पर पड़ रही थी। इस कृतज्ञता भरी दृष्टि को गिरीन्द्र पूर्ण रूप से समझ गया था। थोड़ी देर में ही खूब बनाव श्रृंगार के साथ पान देने के बहाने फिर एक बार वह बाहर के कमरे में आई, परंतु उस समय गिरीन्द्र वहां से चला गया था। केवल गुरुचरण बाबू ताकिए के सहारे लेते थे। उनकी बंद आंखों के कोनों पर आंसुओं की रेखा झलकती थी। ललिता तुरंत समझ गई कि यह खुशी के आंसू हैं। ये जानकर उनका ध्यान भंग करना ठीक न समझकर वह चुपचाप जो की त्यों लौट गई। कमरे से बाहर आकर ललिता सीधे शेखर के घर पहुंची। अपने मामा की दशा को सोचकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। अन्ना काली उस समय वहां न थी, वह पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। कमरे के ठीक सामने शेखर खड़े खड़े ललिता की ही बाट जोह रहा था। सिर उठाकर देखने पर उसे ललिता की भरी आंखें दिखाई दी। इधर कई दिनों से ललिता को न देखा था, इसीलिए शेखर और अधिक परेशान था। ललिता के आंसुओं को देखकर शेखर का हृदय भी द्रवित हो आया और उसने ललिता से पूछा, ये क्या ललिता, क्या तुम रो रही हो? क्यों, क्या बात है? ललिता ने सिर हिलाकर अपना मुंह नीचा कर लिया। कई दिनों से ललिता को न देखने के कारण तरह तरह की भावनाओं का जागरण शेखर के हृदय में हो रहा था। वह बड़े स्नेह के साथ ललिता का मुंह ऊपर उठाकर बोला, अरे सचमुच ही तुम रो रही हो, आखिर बताओ तो क्या हुआ ललिता? शेखर की इस सहानुभूति तथा प्रेम भाव को देखकर वह अपने को संभाल न पाई। वह जहां खड़ी थी शेखर की ओर पीछ करके वहीं पर बैठ गई
और मुंह ढांप कर जोर जोर से रोने लगी। शेखर सहानुभूति का प्रदर्शन करता रहा। नवीन ने भूल तथा सूद जोड़कर रुपये गुरुचरण बाबू से लिए। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा गया। तमस्सुक वापस करते समय उन्होंने गुरुचरण बाबू से पूछा, कहो गुरुचरण बाबू, यह इतने रुपए तुम्हें किसने दिए? नवीन राय अपने रुपए पाकर तनिक भी खुश नहीं हुए। रुपए वापस लेने की न तो इच्छा ही थी और न ही वह गुरुचरण बाबू से ऐसी उम्मीद करते थे। उनके हृदय में तो एक दूसरी ही धारणा थी कि वह गुरुचरण बाबू का मकान गिराकर उस पर अपना दूसरा महल खड़ा करेंगे। वह इच्छा पूरी न हुई। इसी कारण वह आवेश में आकर व्यंग्य पूर्वक कहने लगे, वह क्यों न मनाही की होगी भैया गुरुचरण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सारा दोष और लगाव तो मेरा है, जो मैंने तुमसे रुपयों का तकाजा किया। यही कलयुग की उल्टी माया है। दुखपूर्ण शब्दों में गुरुचरण बाबू ने कहा, भैया आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो केवल आपका रुपया अदा किया है। आपकी दया का बोझ मेरे ऊपर सदैव रहेगा। मैं उससे कभी ऋण मुक्त न होऊंगा। नवीन बाबू यह सुनकर मुस्कुराए। वे बड़े ही पक्के जो ठहरे। यदि वह ऐसे पक्के न होते तो केवल गुड़ के ही व्यापार से इतनी अधिक धनराशि न इकट्ठा कर पाते। वे बोले, भैया तुम कुछ भी क्यों न कहो, परंतु ऐसे विचार होने पर वास्तव में पूरा रुपया इस प्रकार न अदा करते। मैंने तो केवल रुपए मांगे थे, वही भी तुम्हारी मामी की बीमारी के लिए। अच्छा खैर, यह तो बताओ कि कितने रुपए सूद पर मकान को रेहन रखा है? न तो घर ही रेहन किया और न ब्याज ही कुछ तय हुआ है। नवीन राय को तनिक विश्वास न हुआ। उन्होंने पूछा, अरे क्या इतने रुपए बिना लिखा पड़ी? हाँ दादा, ऐसा ही है। बहुत ही सज्जन लड़का है। ऐसा जान पड़ता है कि दया मूर्ति है। लड़का? कौन सा लड़का? गुरुचरण बाबू ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो कुछ कह डाला वह नहीं कहना चाहिए था। गुरुचरण बाबू को चुप देखकर नवीन राय समझ गए कि वह कुछ भी बताना ठीक नहीं समझते। इस कारण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बताना मना है तो न बताओ, जाने दो। फिर भी सुनो, मैंने दुनिया के सभी रंग देखे हैं। कोई भी बिना मतलब रुपए निकाल कर नहीं देता। कहीं ऐसा न हो कि आगे किसी परेशानी का शिकार बन जाओ। इसीलिए तुमको अभी से चेतावनी दे रहा हूं। गुरुचरण बाबू कुछ उत्तर न देकर तमस्सुक हाथ में लेकर चल दिए। चलते समय नवीन राय को उन्होंने नम्रतापूर्वक नमस्कार किया। अपने स्वास्थ्य सुधार हेतु भुवनेश्वरी प्रायः पश्चिम के किसी शहर को चली जाया करती थी। जलवायु बदल जाने से उनका अजीर्ण रोग बहुत कुछ दब जाता था। उसी रोग के बहाने नवीन राय गुरुचरण बाबू से कड़ा तकाजा कर बैठे थे। अब भुवनेश्वरी की भी तैयारी पश्चिम जाने के लिए होने लगी। अन्ना काली शेखर के कमरे में पहुंची और बोली, शेखर भैया, आप लोग कल ही बाहर जा रहे हैं? इस समय शेखर अपना सामान संभाल कर रखने में लगा हुआ था। उसने ऊपर देखकर अन्ना काली से कहा, मेरी प्यारी बहन, जाकर दीदी को तो बुला ला। उसे भी जाने के लिए जो कुछ ठीक करना हो कर जाए। अभी तो मुझे सैकड़ों काम करने बाकी हैं। समय भी अधिक नहीं है। शेखर का ख्याल था कि हर साल की तरह ललिता भी जाएगी। गर्दन हिलाकर अन्ना काली ने कहा, इस बार दीदी साथ नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? वाह, आपको यह भी पता नहीं? इसी मात फागुन में शादी करने के लिए पिताजी उसके वर की तलाश कर रहे हैं। यह सुनते ही शेखर दुखी हो गया। उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, भौंचक्का सा देखता रहा। जो कुछ अन्ना काली ने घर से सुना था वह सब विवरण के साथ शेखर को सुनाया। उसने कहा कि शादी में जो भी खर्च होगा गिरीन्द्र बाबू देंगे। लड़का भी हर प्रकार से योग्य होना चाहिए। योग्य वर की खोज में पिताजी आज भी दफ्तर नहीं जाएंगे। वह गिरीन्द्र बाबू के साथ वर देखने जा रहे हैं। इन सभी बातों को शेखर ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके हृदय में तरह तरह की भावनाएं उठने लगी। उसने देखा है कि इधर ललिता उसके पास बहुत ही कम आती है। अन्ना काली फिर बोली, भैया, गिरीन्द्र बाबू बहुत ही भले आदमी है। मझली दीदी के ब्याह में हमारा मकान ताऊ जी ने रेहन रखा था। इस बात को सोचकर बाबूजी कहते थे कि 2 माह बाद घर हाथ से निकल जाएगा और सड़क की ठोकरों का सामना करना होगा। इसी बात पर दया सागर गिरीन्द्र बाबू ने बाबूजी को कर्ज का सारा रुपया दे दिया। छोटी दीदी कल कहती थी कि अब हम लोगों को घर छोड़ने का भय नहीं रहा। सच है ना शेखर दादा? इन बातों को अन्ना काली से सुनकर शेखर अवाक हो गया और कुछ भी उत्तर न दे सका।
शेखर को चुप देखकर अन्ना काली ने पूछा, क्या सोच रहे हो दादा? शेखर यह सुनकर चौंक पड़ा और बोला, जा दीदी को जल्दी बुला तो ला, ये बता देना कि मैंने बुलाया है, जरूरी काम है। दौड़ती हुई जा। तुरंत दौड़ती हुई अन्ना काली ललिता को बुलाने गई। उसके जाने पर शेखर भावनाओं के सागर में उथल पुथल मचाने लगा। सामने संदूक खोले वह ज्यों का त्यों बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या साथ ले जाए और क्या नहीं। उसे नेत्रों में चकाचौंध प्रतीत होने लगा। शेखर के बुलावे को सुनकर ललिता तुरंत ऊपर आई, परंतु कमरे में जाने के पूर्व उसने शेखर को बड़े गहरे विचारों में निमग्न सा देखा। शेखर जमीन की ओर ताक रहा था। सामने संदूक खुला पड़ा था। चेहरे पर चिंता की रेखा झलक रही थी। शेखर की ऐसी दशा तथा उसकी ऐसी मुखाकृति ललिता ने पहले कभी न देखी थी। वह आश्चर्य में पड़ गई, साथ ही साथ उसे भय भी हुआ। डरते हुए धीरे धीरे वह शेखर के पास आई। उसको देखते हुए शेखर ने कहा, आओ ललिता, बैठो। शेखर को मानो अब स्वप्न से कुछ छुटकारा मिला। बड़े ही मंद स्वर में ललिता ने पूछा, मुझे आपने बुलाया था? हाँ। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, कल सवेरे की गाड़ी से मां के साथ मैं इलाहाबाद जा रहा हूं। हो सकता है कि इस बार लौटने में देर हो जाए। ये चाबी लो, तुम्हारी आवश्यकता के रुपए दराज में है। प्रतिवर्ष ललिता बड़े उत्साह से भुवनेश्वरी के साथ जाया करती थी। उसको स्मरण हुआ कि कितने उत्साह के साथ वह सभी सामान संभाल कर इसी बक्स में रखा करती थी। आज उसे खुले हुए संदूक को देखकर दुख हो आया। शेखर खांसकर गले को साफ करते हुए और उसकी ओर देखते हुए बोला, ललिता देखो, बहुत होशियारी से रहना। फिर भी यदि तुम्हें कोई जरूरत लगे तो भैया से मेरा पता लेकर बिना संकोच मुझे लिखना। दोनों ही चुप रह गए। ललिता मन ही मन अनुमान करने लगी कि शायद शेखर को मालूम हो गया है कि इस बार वह उनके साथ न जाएगी। साथ ही मन यह भी साचो कि शायद उन्हें मेरे न जाने का कारण ज्ञात हो गया होगा। इस बात को सोचकर वह मानो शर्म से जमीन में धंस गई। एकाएक शेखर ने कहा, ललिता अब तुम जाओ। तुमको मालूम है कि मुझे बहुत से काम करने हैं। काफी समय हो आया है, ऑफिस भी जाना है। ललिता उसी संदूक के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी, जाओ ऑफिस जाने की तैयारी में लगो, मैं सब सामान ठीक से रख देती हूँ। अच्छा, इससे भली और क्या बात हो सकती है। ललिता को चाबी का गुच्छा देकर शेखर बाहर जाने लगा। जाते समय कुछ ख्याल हो आया, अतः दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कहा, मुझे क्या क्या आवश्यकता है ये तुम्हें मालूम है ना? ललिता संदूक के अंदर की वस्तुएं एक एक करके देखने लगी। शेखर की बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। शेखर ने नीचे जाकर मां से पूछकर मालूम किया कि अन्ना काली ने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। गुरुचरण बाबू ने पूरा कर्जा अदा कर दिया। ललिता के लिए योग्य वर की खोज है, यह भी सत्य है। तत्पश्चात कुछ और पूछकर वह स्नान करने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे के पश्चात नहा खाकर शेखर अपने कमरे में कपड़े पहनने के लिए आया। कमरे में आते ही उसने जो देखा उसे देखकर वह एकाएक आश्चर्य में पड़ गया। इन 2 घंटों में ललिता ने कुछ कार्य नहीं किया था। वह बक्स के पास मन मारे माथा टेके हुए खामोश बैठी थी। शेखर के आने की आहट से उसने झट सिर उठाया और फिर तुरंत गर्दन नीचे कर ली। रोते रोते उसकी आंखें फूल आई थी। शेखर की नजर उसकी आंखों पर आवश्यक पड़ी, परंतु उसने न देखने का बहाना किया। वह चुपचाप अपने दफ्तर के कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते ही सहज भाव से उसने कहा, अभी रहने दो ललिता, समय तुमसे यह सब ना हो सकेगा, दोपहर में आकर रख जाना। यह कहकर शेखर ऑफिस चला गया। उसने ललिता के मनोभाव को पूर्ण रूप से समझ लिया था, फिर भी हर बात को बगैर सोचे समझे कह डालना वह उचित नहीं समझता था और न तो उसकी हिम्मत ही हुई। वह उसी दिन मामा को चाय देने के समय कमरे में आई तो वहां शेखर को भी उपस्थित देखकर दंग रह गई। वह यात्रा पर जाने के पहले गुरुचरण बाबू से मिलने के लिए आया था। ललिता ने चाय तैयार करके गिरीन्द्र और मामा के सामने 2 कपों में लाकर रख दी। गिरीन्द्र ने पूछा, क्यों ललिता, शेखर बाबू को चाय न दोगी? मीठी स्वर में ललिता ने कहा। ललिता ने एक दिन ऐसा कहा भी था कि शेखर दादा चाय नहीं पीते और अन्य को पीने भी नहीं देना चाहते। तत्काल गिरीन्द्र को वही बात याद आ गई थी। हाथ में चाय का कप लेकर गुरुचरण बाबू ललिता के लिए ढूंढे गए। वर की बात कहने लगे।
लड़का अच्छा है, बीए में पढ़ रहा है। ये सब कह चुकने के पश्चात फिर बोले, फिर भी तो वह लड़का गिरीन्द्र को न भाया। इतना जरूर है कि लड़का विशेष साफ और सुंदरी नहीं है, फिर भी शादी के बाद कौन रूप रंग और सुंदरता देखता है, और यह रंग रूप काम ही क्या आता है, मर्द की अच्छाई तो उसके गुणों में होती है। गुरुचरण बाबू की एकमात्र इच्छा यह थी कि किसी तरह ललिता का पाणिग्रहण हो और उनके सिर से यह बोझ उतरे। आज ही शेखर का परिचय गिरीन्द्र को यहीं पर बैठे हुए हुआ था। गिरीन्द्र को देखकर शेखर को कुछ हंसी आई और उसने कहा, आखिर गिरीन्द्र बाबू को क्यों लड़का अच्छा नहीं लगा? लड़का अभी पढ़ता है, उम्र भी ठीक है, फिर तो कोई कमी है ही नहीं। सुपात्र के यही सब गुण है। गिरीन्द्र को लड़का पसंद क्यों नहीं है, इस बात शेखर समझ चुका था। उसे भविष्य में भी कोई लड़का भला न मालूम होगा। गिरीन्द्र ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। उसका मुंह आरक्त हो उठा। शेखर ने उस आरक्त मुखाकृति को भी देख लिया। वह उठकर खड़ा हो गया, बोला, काका जी, कल मैं मां को लेकर प्रयाग जा रहा हूं, परंतु याद रखिएगा, ठीक समय पर शुभ कार्य की खबर अवश्य दीजिएगा। गुरुचरण बाबू ने उत्तर दिया, क्या कहते हो बेटा, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मेरा है कि कौन? फिर ललिता की मां की अनुपस्थिति में कोई काम भी तो नहीं हो सकता। क्यों बेटी? इतना कहकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए और ललिता की ओर देखा, मगर ललिता को वहां न देखकर बोले, आखिर ललिता यहां से कब चली गई? शेखर ने कहा, जो ही यह बात छिड़ी वह चली क्यों न जाए। अत्यंत गंभीर भाव से गुरुचरण बाबू ने कहा, वह चली क्यों न जाए, आखिर वह भी सयानी हुई, समझ भी उसकी कम नहीं है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, मेरी पुत्री ललिता सरस्वती और लक्ष्मी का सम्मिलित स्वरूप है। ऐसी लड़की होना ही कठिन है। ऐसी औलाद बड़े पूजा पाठ करने के बाद ही मिलती है, शेखर भैया। ये बात उनके मुख से निकलते ही उनके दुबले मुख पर एक प्रकार की चमक दौड़ गई। उनकी ऐसी अवस्था देखकर गिरीन्द्र तथा शेखर दोनों में श्रद्धा का बहाव उमड़ आया। ललिता अपने विषय की बात होते देखकर वहां से चली आई और सीधे शेखर के कमरे में पहुंची। उसने शेखर के बक्स को खींचकर रोशनी में किया और सभी कपड़े तथा आवश्यक सामान उसमें रखना शुरू किया। उसी समय शेखर भी वहां आ गया। शेखर के आते ही ललिता की दृष्टि उस पर पड़ी और वह एकाएक चक्कर में पड़ गई, कुछ बोल न सकी। जिस प्रकार किसी मुकदमे का हारा मुवक्किल एकदम निर्जीव सा हो जाता है, बोल नहीं पाता, उसकी सूरत बिगड़ जाती है, उसको पहचान सकना भी कठिन हो जाता है, ठीक वैसे ही हालत उस समय शेखर की थी। अभी 1 घंटे में ही शेखर की मुखाकृति ऐसी बदल गई थी कि ललिता उसे पहचान नहीं पा रही थी। न जाने कैसी उदासी और परेशानी शेखर के मुख पर छाई थी। मालूम होता था कि उसका सर्वस्व लुट चुका है। उसने कुछ भारी तथा सूखे स्वर में पूछा, ललिता, क्या कर रही हो? शेखर की दशा देखकर ललिता हैरान थी। वह उसके पास आई और पकड़कर बोली, क्या हुआ भैया, इतना परेशान क्यों हो? ललिता को दिखाने के लिए शेखर थोड़ा मुस्कुरा दिया और बात बनाते हुए बोला, कहां, हुआ तो कुछ भी नहीं। ललिता के स्नेह भरे हाथों के छूने से उसमें कुछ जान आ रही थी। पास ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए शेखर ने कहा, क्या कर रही हो ललिता? ललिता ने उत्तर दिया, आपका ओवरकोट रखने को रह गया था, उसे ही बक्स में रखने आई हो। बड़े ही चाव से शेखर उसकी बातें सुन रहा था। ललिता कहती गई, पिछले साल गाड़ी में तुम्हें सर्दी से बड़ा ही कष्ट हुआ था। कोट तो तुम्हारे पास थे, किंतु बड़ा और मोटा कोट कोई भी नहीं था। इसी कारण वहां से लौटने पर यह ओवरकोट तुम्हारे नाप का बनवा लिया था। यह कहकर ललिता ने एस्कोट को यथास्थान रख दिया और शेखर से कहा, भैया, सर्दी के समय अवश्य पहन लेना। अच्छा, कहकर शेखर थोड़े समय तक ललिता की ओर एकटक देखता रहा। फिर उसने एकाएक कहा, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ललिता ने कहा, क्या नहीं हो सकता भैया? क्या इस कोट को नहीं पहनोगे? शेखर ने बात बताते हुए कहा, ऐसी बात नहीं, दूसरी बात है। नहाकर उसने ललिता से पूछा, क्या मां का भी सामान ठीक हो गया है? ललिता, हाँ, मैंने ही तो दोपहर को बांधकर ठीक कर दिया है। ये कहते हुए सब सामान देखकर ललिता ने बक्स बंद कर दिया। थोड़ी देर पश्चात शेखर ने ललिता से पूछा, अच्छा, अब मेरा अगले वर्ष से कैसे क्या होगा? क्यों?
ललिता, इस क्यों का मुझे पूर्ण अनुभव हो रहा है। वास्तव में ये बात शेखर के मुंह से निकल तो गई, किंतु उस बात को बदलते हुए हंसी के साथ उसने कहना शुरू किया, अच्छा ललिता, दूसरे घर जाने से पहले ये बता तो जाना कि कौन सी चीज कहाँ पर है, क्या क्या है और क्या नहीं है, कौन वस्तु कहाँ आवश्यक है। इस सब की जानकारी मुझे अवश्य करा देना, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े और समय पर सभी चीजें मिल भी सके। थोड़ा सा चिढ़कर ललिता ने कहा, अरे जाओ। शेखर को हंसी आ गई। वह बोला, केवल जाओ कहने से तो काम न बन सकेगा। लिलात, यह सत्य है। आखिर तुम ही सोचो कि मेरा काम आगे कैसे चलेगा। मेरी इच्छाएं तुम्हें मालूम है कि बड़ी है, परंतु उसकी पूर्ति की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर सब काम नौकरों द्वारा नहीं कराए जा सकते। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मामा की तरह सादा जीवन बिताना पड़ेगा। कुर्ता और धोती पर ही बसर होगी। खैर, कुछ भी हो, परमात्मा की जैसी इच्छा हो। ललिता शर्माकर चाबियां फेंककर चली गई। उसको जाते देखकर शेखर ने जोर से आवाज दी, ललिता, सवेरे अवश्य आ जाना। परंतु ललिता ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वह तेजी से दूसरी मंजिल पर चली गई। वहां उसने अन्ना काली को चांदनी के प्रकाश में माला बनाते हुए देखा। उसके निकट आकर ललिता ने कहा, अन्ना काली, ओस में बैठकर क्या बना रही है। अन्ना काली सिर झुकाए हुए बोली, माला बना रही हो। आज रात मेरी लड़की का विवाह है ना। मुझे तो तुमने इसके बारे में बताया भी नहीं। अन्ना काली, पहले से कोई तय न था दीदी। अभी तो पिताजी ने पत्र देखकर बताया है कि आज के अलावा इस महीने में कोई लग्न नहीं है। कन्या बड़ी हो गई है। यदि ब्याह न हुआ तो सब लोग चिढ़ाएंगे। आज ही शुभ मुहूर्त में ब्याह हो जाएगा दीदी। हाँ, 2 रुपए दो, बारातियों के लिए मिठाई मंगवा लो। ललिता ने हंसी में कहा, वाह, केवल पैसों की आवश्यकता पड़ने पर छोटी दीदी की याद आती है। जा, मेरे तकिए के नीचे से लिया। किंतु यह तो बता अन्ना, कहीं गेंदे के फूलों से ब्याह हुआ करता है। गंभीरता के साथ अन्ना काली ने उत्तर दिया, दूसरे किसी फूल के न मिलने पर गेंदे के फूलों की वरमाला बना लेने क्या हर्ज है। मैंने तो इसी तरह तमाम लड़कियों का ब्याह गेंदे के फूलों से किया है दीदी। मुझे यह सब बातें ज्ञात है। ये कहकर वह मिठाई लेने चली गई। ललिता वहीं पर बैठकर माला गूंथने लगी। थोड़ी देर पश्चात अन्ना काली ने वापस आकर कहा, सभी को तो न्योता दे चुकी हो, केवल शेखर भैया को देना बाकी है। उन्हें भी न्योता दे आऊं, नहीं तो बुरा न मान जाए। ये कहती हुई वह तुरंत शेखर के कमरे की ओर चली गई। अन्ना काली पूरी दादी है, सभी काम नियमन पूर्वक करती है। वह उम्र में तो छोटी है, किंतु बुद्धि उसकी बड़ी तीव्र है। शेखर को बुलावा देकर वह नीचे आई और ललिता से बोली, शेखर भैया ने एक हार मांगा है, जाओ जल्दी से दे आओ। मैं यहाँ का सारा काम पूरा करती हूँ। अब मुहूर्त का समय आ गया है, देर करने की आवश्यकता नहीं है। ललिता ने गर्दन हिलाकर कहा, अन्ना काली, मुझसे ऐसा न हो सकेगा, तू ही जाकर दे आ। बहुत अच्छा, मैं जाकर दे आती हूँ। वही बड़ी माला उठाकर लाओ। ललिता ने माला उठाकर अन्ना काली को देते देते न मालूम क्या सोचा और बोली, अच्छा, मैं ही देर आती हूं। अन्ना काली ने बूढ़ों की भांति गंभीर स्वर में कहा, ऐसा ही करो जी, मुझे तो अभी सैकड़ों काम करने बाकी है, दम लेने तक का मौका नहीं मिलता। अन्ना काली के कहने के धन और बूढ़ों जैसी बातें सुनकर ललिता की हंसी न रुक सकी। वह माला लेकर हंसती हुई चली गई। शेखर के घर पहुंचकर ललिता ने झरोखे से देखा कि शेखर कोई पत्र लिखने में एकाग्रचित व्यस्त है। धीरे से उसने दरवाजा खोला, अंदर पहुंची और चुपके से शेखर के पीछे जा खड़ी हुई। उसके वहां आने का आभास शेखर को नहीं हुआ। क्षण भर चुप रहने के पश्चात ललिता ने शेखर को चकित कर देने के लिए धीरे से वही माला पहना दी और तुरंत कुर्सी के पीछे हटकर बैठ गई। शेखर ने चौंक कर बोला, ये क्यों अन्ना? लेकिन गर्दन घुमाते ही उसकी दृष्टि ललिता पर पड़ी तो आश्चर्यचकित हो वह गंभीर भाव से बोला, ललिता, ये तुमने क्या कर दिया? शेखर के शब्दों से शंकित ललिता ने उठकर कहा, मैंने क्या कर दिया? शेखर, मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम ही नहीं पता तो अन्ना काली से जाकर पूछो कि आज रात को माला पहनाने से क्या होता है। ललिता अब समझी कि उसने क्या कर डाला। उसके मुख पर लज्जा छा गई। वह बड़े ही संकोच से मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैंने तो माला।
पूरी बात कहे बिना ही वह नवविवाहिता की भांति लजाकर कमरे से बाहर चली गई। शेखर ने उसे जाते देखकर जोर से पुकारा, ललिता, जरा मेरी एक बात सुनती जाओ, एक बड़ा ही आवश्यक कार्य है। शेखर की पुकार सुनकर भी ललिता ने अनसुनी कर दी। वह सीधी अपने कमरे में आई और तकिए पर मुंह डालकर पड़ी रही। बचपन से लेकर इस युवावस्था के 5-6 वर्षों तक का समय उसने शेखर के साथ की काटा था, परंतु ऐसी कोई भी बात शेखर के मुंह से सुनी न थी। शेखर का स्वभाव तथा चरित्र वह भली प्रकार जानती थी। वह गंभीर प्रकृति वाला था। एक तो शेखर उससे परिहास करता ही न था, और यदि कर भी बैठता तो ललिता परवाह न करती थी। उसने कभी इस प्रकार की कल्पना भी न की थी। उस माला के आशय को सोच सोच कर उसे बड़ी शर्म आ रही थी कि वह अपने मोह को किस बिल में छिपा दे। वह पड़ी पड़ी यह भी विचारती थी कि उन्होंने आवश्यक कार्य कहकर बुलाया है। अभी वह जाने या न जाने की बात विचार ही रही थी कि शेखर की नौकरानी ने आकर कहा, ललिता दीदी, कहाँ हो? तुमको छोटे भैया बुला रहे हैं। कमरे से निकलकर ललिता ने धीरे से कहा, चलो, आ रही हो। ऊपर पहुंचकर दरवाजे से उसने देखा, अभी पत्र नहीं हुआ, उसी को पूरा करने में लगा हुआ है। कुछ समय तक वह चुपचाप खड़ी रही, फिर पूछा, क्यों बुलाया है? शेखर ने पत्र लिखते लिखते कहा, आखिर तुमने आज क्या कर डाला? आओ बैठो। ललिता ने रुठकर कहा, जाने दो, फिर वही बात। आखिर उसमें मेरा क्या कसूर है ललिता? तुम्ही ने तो यह सब किया। ललिता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माला वापस कर दो। शेखर, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है ललिता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माला वापस किए देता हूं। तुमने जो अधूरा काम किया है उसको पूरा कर दो। दरवाजे के पास खड़ी हुई ललिता चुपचाप न जाने क्या सोचती रही, फिर बोली, मैं सत्य कहती हूं, यदि ऐसा हंसी मजाक मुझसे करोगे तो कभी ना आऊंगी। मेरी माला लौटा दो। शेखर ने गले में पड़ी माला को उतारकर कहा, आकर ले जाओ ना, उसे मेरे पास फेंक दो, मैं वहां ना आऊंगी। यदि पास ना आओगी तो न दूंगा। न दो, ये कहकर ललिता चल पड़ी। उसे जाते देखकर शेखर चिल्लाकर बोला, यह अधूरा काम छोड़कर क्यों जा रही हो? वह जाते जाते नाराज होकर कहती गई, अधूरा है तो अधूरा ही सही। ललिता वहां से चली तो आई, परंतु नीचे नहीं गई। वह छज्जे के एक कोने पर खड़ी होकर आकाश की ओर देखती हुई न जाने क्या सोचती रही। ऊपर चांद मुस्कुरा रहा था और उसकी सुनहरी किरणें सारी दुनिया को रंगमय बना रही थी। उन शीतल किरणों के रंग में ललिता भी विभोर थी। खड़े खड़े उसके हृदय में न जाने क्या क्या कल्पनाएं उठ रही थी। अपने ऊपर क्रोध भी आ रहा था और शर्म भी। वही खड़े खड़े एक बार शेखर के कमरे की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर अभिमान की रेखा झलक आई और नेत्र सजल हो गए। वह अबोध बालिका न थी कि उसे इन सब बातों का पता न था। फिर इस प्रकार हंसी करने का क्या मतलब हो सकता था? उसकी दशा कितनी गिरी हुई है। वह एक अनाथ बालिका है, उसके मामा का ही एकमात्र सहारा है। फिर भी पराये लोग निरुपाय समझकर आदर करते हैं। शेखर का व्यवहार भी इसी प्रकार का है। वह मुझे निराश्रित समझकर ही स्नेह और आश्रय देता है, तथा शेखर की मां भी अपार स्नेह करती है। दुनिया में सका है ही कौन? किसी पर ललिता का अधिकार नहीं है। इसीलिए तो गिरीन्द्र ने उसके उद्धार का पूरा भार उठाया है। अपने नेत्र बंद किए हुए ललिता मन ही मन सोचने लगी, उसके मामा की अपेक्षा शेखर की दशा बहुत अच्छी है। उसके मामा का स्थान उसके सामने कुछ भी नहीं है। वह उसी मामा के आश्रय में है, उनके ही गले का जंजाल है। शेखर की शादी की बातचीत बराबरी में धनवान घर से चल रही है, चाहे वह अभी हो या 2-4 दिन बाद, पर तय करीब करीब वही है। इस विवाह से नवीन राय को बहुत बड़ी संपदा मिलेगी, उसने ऐसा शेखर की मां से सुना है। शेखर भैया फिर क्यों उस प्रकार उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और तिरस्कार कर रहे हैं? यह सभी बातें ललिता सोने आकाश की ओर देखकर सोच रही थी। क्षण भर में ही उसने घूमकर देखा कि शेखर उसके पीछे खड़ा हंस रहा है और वही माला उसने एकदम से उसके गले में पहना दी। यह देखकर वह रोने लगी और बोली, ऐसा तुमने क्यों किया? तुमने भी ऐसा क्यों किया था ललिता? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये कहकर वह माला तोड़ने ही जा रही थी कि उसकी दृष्टि शेखर की दृष्टि से जा मिली और रुक गई। वह माला को फिर न तोड़ सकी, परंतु उसने रोते हुए कहा, मैं परेशान, अभागिन तथा असहाय हूं, इसलिए क्या मेरा उपहास कर रहे हो शेखर भैया?
शेखर अभी तक खड़ा खड़ा हंस रहा था। ललिता की यह बात सुनकर वह सन्न रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारा उपहास किया है या तुमने मेरा किया है? ललिता ने अपने भीगे नेत्रों को पोंछकर कहा, मैंने तुम्हारा उपहास कब किया? शेखर थोड़ी देर रुककर सजग हो गया और बोला, थोड़ा सा सोचने पर समझ जाओगी। आजकल अपनी मनमानी कर रही हो, इसीलिए यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया है। शेखर यह कहकर चुप हो गया। ललिता गूंगे की भांति खड़ी सुनती रही। चंद्र किरणों की रुपहली आभा में दोनों खड़े थे, लेकिन नीचे कमरे में अन्ना काली अपनी गुड़िया की शादी कर रही थी। शंखध्वनि गूंज रही थी और खामोशी भंग हो रही थी। थोड़ी देर के बाद शेखर ने कहा, अधिक ठंड पड़ने लगी है, जाओ नीचे चली जाओ। जाती हो, कहकर उसने शेखर के पैर छुए और प्रणाम करके बोली, मुझे यह तो बताते जाओ कि मैं अब क्या करूंगी। शेखर यह सुनकर हंस पड़ा। एक बार तो उसे भय सा प्रतीत हुआ, पर उसने हाथ बढ़ाकर ललिता को पकड़कर हृदय से लगा लिया और उसके ओठों को अपने ओठों से स्पर्श करते हुए कहा, अब मुझे कुछ न बताना पड़ेगा, तुम स्वयं समझ जाओगी ललिता। शेखर के इस प्रकार के स्नेह को देखकर ललिता को रोमांच हुआ आया। उसने दूर जाकर कहा, तो क्या तुमने गले में माला पहना देने के कारण ही ऐसा किया? मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, नहीं ललिता, ऐसी बात नहीं। मैं तो स्वयं काफी दिनों से ऐसा करने का विचार कर रहा था, परंतु किसी तरह का निश्चय न कर पाता था। आज अब यह अंतिम निश्चय हो ही गया। मुझे आज अनुभव हो रहा है कि तुम्हें त्याग कर मैं कहीं रह नहीं सकता। ललिता, परंतु तुम्हारे पिताजी यह सुनकर अवश्य क्रोध करेंगे और माताजी को भी महान कष्ट होगा। जो कुछ भी तुमने सोचा है वह न हो पाएगा। शेखर ने कहा, हाँ, पिताजी यह सुनकर अवश्य आग बबूला हो जाएंगे, परंतु माताजी अवश्य हृदय से प्रसन्न होंगी। खैर, अब तो कुछ होना ही नहीं है, जो होना था हो गया। अब इसको खत्म कर ही कौन सकता है। जाओ, अब नीचे जाओ, माताजी को प्रणाम करो। ललिता वहां से नीचे चली गई, पर जाते समय भी वह घूम घूम कर अपने प्रियतम को देखती रही। लगभग 3 माह बाद गुरुचरण बाबू मलिन मुख नवीन बाबू के यहाँ आकर फर्श पर बैठने ही वाले थे कि नवीन बाबू ने बड़े जोर से डांट कर कहा, न न न, यहाँ पर नहीं, उधर उस चौकी पर जाकर बैठो। मैं इस कुसुमय में नहीं नहा धो सकता। तुमने जाति बदली है, यह सत्य है ना? क्षुब्ध होकर गुरुचरण बाबू एक दूर की चौकी पर जाकर बैठे। कुछ देर वे मस्तक झुकाए बैठे रहे। अभी 4 दिन पहले की बात है, उन्होंने विधिवत ब्रह्म समाज को ग्रहण कर लिया है। अब वह ब्रह्म समाजी हो गए हैं। यह खबर आज ही नवीन राय को मिली है। अब उन्हें बंगाली समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सामने गुरुचरण बाबू को बैठे हुए देखकर नवीन राय की आंखों से गर्म लपटें निकलने लगी, परंतु गुरुचरण बाबू एक अपराधी की तरह मौन बैठे रहे। किसी सलाह सूद के बिना ही वे ब्रह्म समाजी हो गए थे, परंतु उसी समय से घरेलू परेशानियां बढ़ गई तथा रोना चिल्लाना मचा रहता था। घर का कोना कोना अशांत था। इस अशांति के कारण वह बड़े ही दुखी थे। नवीन राय ने फिर उद्दंड भाव से पूछा, कहो, यह सत्य है ना कि तुम ब्रह्म समाजी हो गए हो? ये घृणित कार्य तुमने किया क्यों? तुम तो केवल 60 रुपए तनख्वाह पाते हो, फिर क्यों? गुस्से के मारे नवीन राय की जबान से बोल न निकला। रोते हुए बड़े नम्र स्वर में गुरुचरण बाबू ने जवाब दिया, दादा, क्या कहे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुख में कुछ न दिखाई दिया। मैं यह न सोच सका कि गले में फांसी लगा लो या फिर ब्रह्म समाज में मिल जाऊं। अंत में ब्रह्म समाजी हो जाना ही ठीक समझ में आया, इसीलिए मैंने यह ब्रह्म समाज स्वीकार कर लिया। नवीन राय ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत अच्छा किया, अपने गले में फांसी न लगाकर सारे धर्म और समाज को फांसी लगा दी। वाह रे वाह, अच्छा, अब तुम यहां से चले जाओ और ये काला मुंह कभी भी यहां न दिखाना। जो तुम्हारे सलाहकार हैं उन्हीं के पास जाकर उठो बैठो। यह सब सुनकर गुरुचरण बाबू वहां से चले गए, परंतु नवीन राय मारे क्रोध के कुछ भी नहीं सोच सके कि क्या करें और क्या न करें। गुरुचरण बाबू के भी अब वहां आने की कोई संभावना न थी। गुरुचरण बाबू पर नाराज होने, झुंझलाने तथा बकने के सिवा नवीन राय कर ही क्या सकते थे। झट उन्होंने राज को बुलाया और घर में आने जाने वाले ऊपर के रास्ते बंद करा दिए। उस रास्ते को बंद करके उन्होंने अपने क्रोध की शांति की। बहुत दूर प्रदेश में बैठी हुई भुवनेश्वरी को यह हाल मालूम हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगी
शेखर, भला ऐसा करने को किसने उन्हें समझाया? अनुमान से शेखर समझ गया कि यह राय किसने दी है, परंतु वह बात न कहकर उसने कहा, माँ, हो सकता था कि तुम लोग स्वयं ही उन्हें थोड़े दिन बाद अलग कर देते, समाज में उनकी छाया ही न पड़ने देते। कई कन्याओं की शादी कैसे कर सकते वह समय पर? आखिर इसका तो कोई रास्ता मेरी समझ नहीं आता। गर्दन हिलाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, बेटा, कुछ भी काम रुका न रह जाता। ऐसी हालात में गुरुचरण बाबू का पहले ही से ही धर्म छोड़ बैठना नादानी है या अक्लमंदी? यदि घबराकर लोग अपने धर्म को छोड़ने पर तुल जाए तो हजारों लोग अपना समाज धर्म छोड़ बैठे। भगवान ने पैदा किया है तो वही पालते हैं और सब कार्य पूरा करते हैं। वही भगवान गुरुचरण बाबू की भी रक्षा करते, काम बनाते। शेखर चुप रहा। गीली आंखें पोंछकर भुवनेश्वरी ने कहा, यदि ललिता बिटिया को ही साथ ले आती तो किसी न किसी प्रकार से उसका उपकार कर देती। हो सकता है कि इसी इरादे से गुरुचरण बाबू ने उसे मेरे साथ नहीं भेजा। मुझे तो यही पता था कि उसकी शादी की सचमुच तैयारी है। शेखर ने लज्जापूर्वक भुवनेश्वरी की तरफ देखकर कहा, अच्छा है माँ, घर वापस चलकर इस कार्य को ऐसा ही करो ना। ललिता तो अभी ब्रह्म समाजी नहीं हुई है, केवल उसके मामा ही तो हुए हैं। उसके सगे मामा भी नहीं है। ललिता का कोई सगा नहीं है, इसी कारण वह उनकी शरण में पड़ी है। खूब सोच समझकर भुवनेश्वरी बोली, यह तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी अजीब ढंग के व्यक्ति हैं। वे बड़े ही हठी आदमी है, किसी तरह से भी ऐसा करने को तैयार ना होंगे। शायद उन लोगों से मिलने भी न देंगे। यही विचार शेखर के मन में भी बार बार उठ रहे थे। वह माँ की बातों का कोई उत्तर न देकर चुपचाप बैठा सुनता रहा और मन ही मन सोचता रहा। शेखर अब परदेश में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता था। बड़ी बेचैनी और परेशानी में वह 2-3 दिन इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने माँ से कहा, यहाँ पर जी नहीं लगता माँ, चलो घर चले। उसी दिन वह घर लौटने को तैयार हो गई और कहने लगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कलकत्ता वापस आने पर दोनों ने देखा कि छत से आने जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। गुरुचरण बाबू से कोई भी नाता रिश्ता करना नवीन राय को भला न लगेगा, यहाँ तक कि बोलना भी बुरा लगेगा। ये बात वे दोनों तुरंत टाल गए। रात के समय जब शेखर खाने बैठा तब माँ भी आकर उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वह बोली, गिरीन्द्र के साथ ही ललिता की शादी तय हो रही है, यह मैं पहले ही समझ गई थी। सिर नीचा किए हुए ही शेखर ने पूछा, किसने कहा? भुवनेश्वरी, उसकी मामी ही कह रही थी, और कौन कहता? दोपहर के समय जब वह सो गए थे तो मैं स्वयं मिलने गई थी। मारे दुख के उसकी मामी ने अपनी आंखें लाल कर ली। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर सब कुछ कह गई। उन्होंने ही कहा, यही तकदीर का खेल है शेखर, किसको दोषी ठहराया जाए। कुछ भी सही, पर गिरीन्द्र भी एक भला लड़का है, नम्र स्वभाव वाला है। उसके यहाँ ललिता को किसी प्रकार का कष्ट न होगा। वह धनवान भी है। यह कहकर वह चुप हो गई।